अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीज़ा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है कैद इश्क बा यामन ईवा। एपिसोड 12। खानज़ादा खामोशी से शहर पहुंच गया था। पूर्वा को तलाशना इनकी सोच से ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। उसका मोबाइल बंद था, जिसकी वजह से लोकेशन ट्रेस करवाना भी मुश्किल हो रहा था। उसे हर मुमकिन जगह ढूंढा था। वो अपनी आनी के घर भी नहीं गई थी। अदब खान को हाशिम खान और बहरोज खान के खुफिया ठिकानों पर नज़र डालने को कह दिया। वो भी बंदे फैलाए मसरूफ़ तलाश था। इनका अपना घर, इर्द गिर्द का इलाका, आनी का घर और इनके मोहल्लेदार, हत्ता के परिहान के पेरेंट्स का घर तक चेक कर लिया। हर जगह तो वो पूछ बैठे थे। अब तो वो लोग भी तासिफ से देखने लगे थे। जवान लड़की गायब थी, जाने कहाँ गई थी और जाने किस हाल में मिले। कुछ ने तो ये भी कह दिया कि शायद वो खुद किसी के साथ गई हो। गई तो वो खुद थी, मगर इन्हें इतना यकीन था कि वो किसी अहरे गहरे के चक्कर में पड़ने वाली नहीं थी। कहाँ जा सकती है वो, ना समझे वो गई ही क्यों। सुबह तक तो ठीक थी। ईसा की हालत खराब हो रही थी। पूर्वा का लापरवाह हुलिया और इसका कम सीन हुस्न हर किसी को मतवजा करता था। वो सोच सोच कर ही बेबसी से पागल हो रहा था। रोड्स पर ख्वामखा गाड़ी भगाते वो हर जगह देख रहे थे। सर दर्द से फटा जा रहा था। वो लड़की थी, जवान लड़की, जिसके साथ कुछ भी हो सकता था। मूसा ने सुना तो वो भी शहराने की जल्दी मचाने लगा। तुम वहीं रहो, क्या पता वो परिहान को मिलने हवेली गई हो, क्या पता वहां पहुंच जाए। खानजादा ने उम्मीद के तहत कहा। उम्मीद तो अच्छी ही रखनी थी। मूसा भी थम कर बैठ गया। पूरी रात भाग दौड़ करने के बाद सुबह घर पहुंचे तो बदहाल और मायूस थे। ये क्या हाल बना रखा है। जब गार्ड्स ने कहा दिया लड़की खुद गई है तो क्यों ढूंढ रहे हो। सना बेगम ने ईसा की बिखरी हालत देखकर ही परेशान हो गई, क्योंकि मुझे डर है वो किसी की मुश्किल में होगी। ईसा घबराहट के मारे कपकपाती आवाज में बोल रहा था। खानजादा खामोशी से उठकर अपने कमरे में जा चुका था। परिहान की बार बार कॉल्स आ रही थी। इसने आँख भरी। मैं ज़रूरी काम की वजह से शहर आया हुआ हूँ परिहान, अपना ख्याल रखना, फिर बात करूंगा। इसने कॉल बैक करके नरमी से कहा और इसका जवाब सुने बिना कॉल काट दी। परिहान या किसी को भी खबर होने से पहले पूर्वा को तलाशना ज़रूरी था। सना बेगम को सारा मामला पता था, मतलब बात ज़्यादा वक्त नहीं छुपी रहनी थी। वह सर पकड़े बेहाल सा बैठा रहा। काश वो पूर्वा को पेरिस भेज देता, आज उसके महफूज होने की गारंटी तो होती। जाने कहाँ गई, किस हाल में है। ईसा क्यों पागल हो रहे हो, कैसी मुश्किल हो सकती है, देखना आ जाएगी खुद। ना भी आई तो तुम्हारी परेशानी नहीं, अपनी हालत देखो जरा। बाहर सना बेगम जब्त किए ईसा को टोक रही थी। एक पल को ख्याल आया गुजरा था, उन्होंने भी तो जाने कहा था, कहीं उस वजह से तो नहीं चली गई वो। तब गुस्से में बिना सोचे समझे वो दिल में आया तो बोल बैठी। अब घबराहट हो रही थी। इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो एक बार कहने पर यूं मुंह उठाकर चली भी जाएगी। क्या वो इतनी पागल थी। इन्हें अपने अल्फाज और लब व लहजा भूल गया। ईसा निचला लब दांतों तले सख्ती से दबाए बैठा था। पूर्वा हर बात शेयर करती थी, कुछ मसला होता तो ज़रूर शेयर करती, मगर इसे हर बार कॉल्स करके एक एक शिकायत लगाने से खुद ईसा ने ही मना किया था। लेकिन वो ईसा को ही तो बता सकती थी। हाँ, इसका मोबाइल भी तो पास नहीं था वो वेट कर लेती, शायद वाकई किसी ने कॉल की हो, कोई चाल या फिर प्रैंक। कुछ तो हुआ था, मगर क्या हुआ था इसे समझ नहीं आ रही थी। वो उलझा हुआ सा सोच सोच कर बेहाल हो रहा था। ईसा सुन रहे हो, जाने दो अब, क्या खबर उसने भी अपनी बहन की तरह कोई अच्छा इंसान ढूंढ लिया हो। सना बेगम की बात पर वो करंट खाकर सीधा हुआ। वो दुनिया को जानती ही नहीं और इसे मैंने जाने नहीं दे सकता। वो मेरे निकाह में है, बीवी है मेरी। बात मेरी समझ रही है ना आप। ईसा खान की इज्जत है और अपनी इज्जत को मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता। मेरा नाम जुड़ा है उसके साथ। वह हज़ियानी कैफियत में चीखता अपने बाल नोचने लगा। सना बेगम इस इंकशाफ पर साकित बैठी रह गई। इसकी दुनिया बहुत छोटी है। वो गिने चुने लोगों को जानती है और इन सब से मोहब्बत करती है। इन सब को छोड़कर वो कहाँ जाएगी। इसे कोई ठिकाना मिल भी गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। मुझे इस लड़की से मोहब्बत हो गई है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं तो मर जाऊँगा। वो बेचारगी से बोल रहा था। जाने किसने नज़र लगा दी थी इसकी मोहब्बत को, कि वो जो पहलू में थी अब जाने कहाँ खो गई थी। इसकी बेबसी को महसूस करती सना बेगम तड़प गई। ईसा की तो वो हमेशा हर ख्वाहिश पूरी करती थी। वो ज़रा उदास हो जाता तो कलेजा मुंह को आता था। आज जाने अनजाने में उससे कीमती सरमाया छीन बैठी थी। दिमाग में अच्छे से दिन के वक्त हुई मुलाकात दोहराई तो पूर्वा का परेशान चेहरा याद आ गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, उन्होंने सुना ही नहीं। शायद वो बताना चाहती थी उस निकाह का। इसने वाज़े बताया था कि ईसा ने इसे जाने से रोक लिया। वो अकेली ईसा के पास थी। वो हक से नाम ले रही थी, ईसा की हुडी पहन रखी थी। सब कुछ वाज़े था। उन्होंने ना देखा ना सुना, सोचा ही नहीं। अगर खानजादा इन्वॉल्व था तो वो बगैर रिश्ते के कभी रहने ना देता। बात सुनो लड़की, ये जो तुम्हारा और तुम्हारी बहन का प्लान है मैं कभी होने नहीं दूंगी। ईसा पे डोरे डालने से वो कभी नहीं मिलेगा। मार डालूंगी मैं तुम दोनों को अगर ऐसा घटिया काम किया तो। निहायत नीच खानदान है तुम लोगों का। तो माँ बाप मर गए और खाला ने अब इन कामों पर लगा दिया।
अगर ज़रा से भी गैरत है ना तो इस कमरे से नहीं, इस घर से चली जाओ। बहनें नहीं रख सकती तो कोई रिश्तेदार या किसी जानने वालों के वहाँ चली जाओ और इज्जत से ज़िंदगी गुजारो। शक्ल गुम करो अब अपनी। इन्हें अपने अल्फाज याद आए, अपनी ज़बान के वार याद आ रहे थे। ऐसे जालिम अल्फाज के बाद वो कित रुकती या मुमकिन ही कहा था। इसे गैरत का ताना दे दिया था, माँ बाप का ताना दिया, मरी हुई खालत तक पर तहमत लगा दी। इनके बाद वो कैसे रुकती? जैसे कहा गया वैसा खामोशी से चली गई। अपनी गैरत साबित कर गई, मगर सना बेगम को खड़े कद से अपनी ही नज़रों में गिरा गई थी। लब सी बैठी। अब कैसे बताए, किसी दुश्मन की चाल नहीं, इनकी अपनी करनी थी। ईसा ये बात जान लेता तो सारी जिंदगी माँ को मुंह न दिखाता। जरशे काफ़ी वक्त से मूसा को बेचैन देख रही थी। रात भर भी सोए नहीं पाया था वो। बार बार उठकर मोबाइल चेक करता, कभी कॉल मिलाकर स्टडी रूम में चला जाता, कभी विंडो से हवेली के बैरूनी गेट को तकता जैसे किसी का मुंतजिर हो। सुबह फजर के लिए वो उठी तो कमरे में ही था ही नहीं। स्टडी रूम में पड़े सिंगल सोफे पर टांगी लंबी की नींद कर रहा था। शायद वो अपनी माँ और भाई की वजह से परेशान है। जरशे को इस पर तरस आया। खान जी, आपके लिए चाय बना लाऊं? जरशे के जाने पर वो आंख खोलकर उसे देखने लगा तो इसने झिझक कर पूछ लिया, नहीं नहीं, बस थोड़ी नींद करना चाहता हूँ, एक्चुअली बिजी था ज़रा, सो नहीं पाया। वो उठकर गर्दन दाएं बाएं करता भारी आवाज़ में वजाहत देता कमरे में पहुंचा। जरशे ने खामोशी से उसे देखा। आप ईसा भाई की वजह से परेशान है ना? बेड के पास रुक कर उसने नरमी से पूछा। तकिए पर सर रखते मूसा के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आ गई। एक गहरी नज़र इसके अपने फिक्र में मुब्तला चेहरे पर डाली। अपनायत का एहसास वजूद में सुकून सा बनकर उतरा था। वो तो पहले ही अजीज थी, फिर इसे फिक्र करती तो सीधी दिल में उतर रही थी। इसे बेसाख्ता हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। जरशे ने सवालिया नज़र देखा और झिझक कर हाथ इसकी चौड़ी हथेली पर रख दिया। मूसा ने नरमी से उसके नाजुक हाथ पर लब रखे। ईसा ठीक है और इंशाल्लाह ठीक रहेगा। थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे पास तो मेरी थकन भी उतर जाएगी। मूसा के बोझल लहजे और हाथ पर महसूस होते लम्स पर वो छनप गई। आगे बढ़कर उसके पास बैठी तो वो इसके हाथ को अपने रुखसार से लगाए लेट गया। नज़र जरशे पर जमी हुई थी। आपने सुना नहीं? जरशे ने एक टक खुद को देखता पाकर बेसाख्ता टोक दिया। सो रहा हूँ। तौबा, तुम तो देखने पर भी लड़ती हो। वो मुस्कुराहट दबाकर गफी जताता करवट बदल कर इसके गोद में सर रख गया। जरशे पहलू बदल कर रह गई। लड़ नहीं रही थी, मैं तो बस आपकी थकन के ख्याल से वजाहत देती, सटपटा रही थी वो। अब ठीक हूँ, तुम्हें थोड़ा सा थकना पड़ेगा। इसके यूं बैठने रहने के तरफ इशारा देता आंखें बंद कर गया। यानी एहसास था मगर कोई चारा नहीं था। सुकून भी क्या चीज़ है, मिलने लगे तो इंसान परवाह फिक्र भुलाए खुद गर्ज सा हो जाता है। जरशे शर्मीली मुस्कुराहट लिए इसका मगरूर चेहरा पूरे हक से देखती जा रही थी। इसे पता नहीं सकती थी कि वो इसके यूं हक जताने पर कितनी मगरूर हो जाती है। चाहे जाने का एहसास हर थकन उतार देता था। परिहान अपने कमरे में करवटें बदलती सोने में नाकाम हो रही थी। खानजादा ने अच्छी खासी नाराज़गी जता दी थी। शायद वाकई इसे अब अपना ख्याल खुद रख लेना चाहिए, मगर वो पूर्वा के मामले में बेबस थी। इसे अजीब जब ईसा के पास छोड़ने का इरादा किया था वो कितनी देर मन्नती करती रही थी कि परिहान के साथ जाने को तैयार है, मगर ईसा के पास नहीं जाना। परिहान का दिल नहीं मान रहा था, फिर भी समझा बुझा कर से खामोश कर दिया। अब वो बात करती तो नॉर्मल लगती। ईसा शायद ख्याल रख रहा था, लेकिन इसके लहजे में पहले जैसी खनक नहीं होती थी। अब वो लाड़ से तो नहीं बोलती थी। अब वो ना मिलने की जिद करती थी ना उसके पास आने की। पर ईसा के पास भेजने का कहा, मान गई। ईसा की यूँ टिकट फाड़ कर उसे रोकने की जिद पर रुकने को कहा तो भी चुप हो गई। परिहान का इसको यूं बदल जाना दुखी कर रहा था। यहाँ वो खाना ना खाए तो परवाह करने और ख्याल रखने वाले लोग मौजूद थे, और जाने पूर्वा सही खाती थी या नहीं। जब से सना बेगम गई थी परिहान का दिल खौफ से भर गया था। ऊपर से पूर्वा ने जब कॉल पर बात की तो उदास लगी। खानजादा के डांटने से भी खाइफ थी, मगर पूर्वा की नज़रअंदाज करना भी तो मुमकिन नहीं था। वो और अब खानजादा कॉल ना उठा रहा था ना बात कर रहा था। दोनों को सोचती उलझती वो सो गई। सुबह के करीब उठी तो फिर से कॉल मिलाई। इस बार इसने कॉल बैक करके काम का कहा और कॉल काट दी। परिहान को साफ महसूस हुआ जैसे बहाना बना रहा है। ऐसा पूर्वा का नंबर निकाल कर मैसेज टाइप किया। पूर्वा, मैंने बात कर ली है, तुम्हें परिसा आपी के पास भेज दूंगी। ईसा की मम्मा के सामने कम जाना और इनसे ज़्यादा भी बात मत करना। कुछ कहे तो हदीर को बताना, वो संभाल लेंगे। अपिया को माफ़ कर देना बेबी, मेरा स्वीट सा ट्वीटी। उसे मैसेज भेज कर उसकी तस्वीर देखती मुस्कुराई। सुबह की नमाज़ पढ़कर गर्म बिस्तर में लेट कर खुद से ऐद करने लगी कि अब खाना पीना चाहे डबल करना पड़ ले कर लेगी। खानी बेगम भी जो कहेगी कर लेगी, बस हदीर गुस्सा ना करे। वो गुस्सा हो जाए तो डरा देता था। वो सुकून से आंखें मूंद कर सोती, देख ना पाई। उसका मैसेज ना रिसीव हुआ ना सीन हुआ। इसे खबर नहीं हुई पूर्वा का सना बेगम से सामना भी हो गया, बातें भी सुन ली, हाँ, मगर इस बार इसने किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं की।
वो खामोश सर झुकाए बैठी थी। हालत ऐसी थी कि जैसे कोई मरने के दर पर हो। वजूद साथ छोड़ चुका था मगर रूह निकलने से इनकारी हो जाए। दर बदर होती रही तो इतना महसूस नहीं हुआ, मगर जब ये बात जताई गई तो दिल को लग गई। परिहान से उसने कितनी मन्नतें की थी अपने साथ ले जाए, वो समझा बुझा कर खुद चली गई। ईसा ने ख्याल भी बहुत रखा और जब भी जी चाहा अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाली। वो तब भी सहती रही। ना वो ईसा के साथ रहना चाहती थी ना खानजादा के घर। इसे अपने घर रहना था, मगर इसे अब शिद्दत से एहसास हो रहा था इसका अपना कोई घर ही नहीं था। आनी का घर भी वक्ती सहारा था, वो मर गई तो सहारा भी खत्म। परिहान का अपना घर था, परिसा का भी अपना घर था और इसका घर बस ये वक्ती सहारे थे। वो बेगैरत नहीं थी और किसी को फंसाने के प्लान तो हरगिज नहीं कर रही थी। एक टीन एज लड़की के लिए ये बात नहीं गाली थी जो इसने सुनी और सहने की कोशिश में नाकाम हो गई। दोस्त के पास आ गई, वक्ती सहारे ही लेने थे तो एक और सहारा सही। हानिया इसके मुंह से सब हालात सुनकर शॉक हो गई। उसे सुनकर ही रोना आया था। पूर्वा तो फिर सहकर बैठी थी। बहुत बुरा, बट नेवर माइंड, सब बुरे हैं, मतलब तुम्हारी बहनें भी। किसी को फिक्र भी नहीं तो तुम यहाँ वहाँ झूल रही हो। ठिकाने ऐसे होते हैं क्या? इन आंटी ने तो बस तुम्हारी आंखें खोली और कुछ नहीं। हानिया ने बेरहमी से तबसरा किया। पूर्वा पत्थर का मुजस्मा बनी सर झुकाए बैठी रही। साथ हैंड कैरी पड़ा था जिसमें इसकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें थी और बस एक ड्रेस तक नहीं रखा। जो तन पर था वही सब कुछ था। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अपनी दोस्त के पास पहुंचकर खुद पर गुजरी अब तक की सारी दास्तान सुनाने तक इसके आंसू नहीं रुके थे। दिल बुरी तरह डूब रहा था। इस बार ऐसी डिप्रेस्ड हुई थी कि उसका दिल बहनों की तरफ से भी माइल नहीं हुआ था। वो जानती थी सना बेगम की बातें सहना मुश्किल है और किसी को भी बताने पर इसका ठिकाना फिर से बदल जाता। वो थक रही थी। घर बदल बदल कर हाथ में मोबाइल इस सख्ती से थामा हुआ था कि नाखून सफ़ेद पड़ रहे थे। ओके डोंट क्राई परी, मेरी बात सुनो, मैं हूं ना। हानिया मजीद गुस्सा नहीं कर पाई। अपनी भी आंखें भर बैठी थी। हम उम्र थी, छोटी थी, ना समझ आ रहा था ना हालात समझ आए। अब तुम मेरे साथ रहोगी बस। स्टडीज़ कंटिन्यू करो। सबसे पहले तो ये मोबाइल ऑफ कर दो। कॉल्स करके दिमाग जलाएंगे अब तुम्हारा। इनफैक्ट सिम तोड़ दो, मोबाइल में नंबर रहने देना। न्यू सिम ले दूंगी, कभी ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लेना। हानिया ने अपनी उम्र और सनफ के ऐन मुताबिक जज्बाती फैसला सुनाकर इसे मोबाइल छीना। वो जमी बैठी रही। हानिया ने खुद सिम निकाल कर तोड़ दी मगर नंबर्स मोबाइल में रहने दिए। इसे वहीं छोड़कर बाहर निकली। मुलाजमा से खाना मंगवाया और ज़बरदस्ती खिलाकर पूर्वा को लिटा दिया। वो चाबी की गुड़िया बनी सब करती रही। लेट कर आंखें तक बंद कर ली मगर अब नींद किसी जालिम को आनी थी। पूरी रात इसने सिसकते हुए आंखों में गुजार दी। सना बेगम की बातें दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। इसने हर बात पर शेयर कर डाली सिवाय निकाह के। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर हानिया ने माँ बाप के सामने इसका मसला बढ़ा चढ़ा कर रखा। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। लड़की की जिम्मेदारी उठाना आसान कहाँ थी। बेटा रो मत, दुनिया की हकीकत यही है। तुम्हारी बहनें भी क्या करेगी, अपने घरों की है। लड़की के जब माँ बाप ना रहे तो इसका कोई घर नहीं होता। हानिया की मदर ने तासिब से तबसरा किया। वो ठिठर कर रह गई। कितना सच कहा था। वो भी अब इस हकीकत में जीना चाहती थी। अपनों में बेनाम सहारे ढूंढने और इनकी छाँव में छुप कर रहने से कुछ नहीं मिलता था। इसे यही बेहतर लगा, खो जाए और सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए। ना ईसा पर जबर का रिश्ता थोपा जाए, ना हदीर को ज़बरदस्ती की जिम्मेदारी उठानी पड़े और ना इसकी बहनों को इसे संभालने में अपनी घर की फिक्र छोड़नी पड़े। इसने मान लिया और वो अकेली है। इसने वही किया, वही सोचा जो जज्बाती लड़कियाँ करती है। वो दुखी थी मगर इसे घर से नहीं निकलना चाहिए था। इसे निकाह की अहमियत का अंदाज़ा नहीं हुआ था। हानिया की मम्मा मुसलसल तासीफ और हमदर्दी से उसे देख रही थी। वक्त किस बेरहमी से बदला था। कल तक यही औरत उसे देखती थी तो क्यूट क्यूट कहते नहीं थकती थी, आज बस तरहम से देख रही थी। लोगों के रवैये और सोच कर अपनी आप की ज़ात से नहीं जुड़ते होते हैं, वो सिर्फ आपके हालात से जुड़े होते हैं। आप वही होते हैं मगर जब हालात बदलते हैं तो लोगों के ख्यालात भी बदल जाते हैं। वो बददिली से जैसे तैसे नाश्ता करके उठ गई। हानिया तो कॉलेज के लिए तैयार थी। अभी वो कमरे की जानिब बढ़ती इनकी नज़रों में ओझल हुई कि हानिया बोली, मैं चाहती हूँ परी मेरे साथ रहे और मेरे कॉलेज में ही इसका एडमिशन करवा दे। हानिया की खुशी से भरपूर आवाज़ उभरी। पूर्वा के कदम थम गए। देखो हनी, तुम्हारी फ्रेंड है तो हेल्प करेंगे, बट सॉरी टू से वह हमारे घर में नहीं रह सकती। हानिया के बाबा मिस्टर वसीम संजीदगी से बोले। बट बाबा, हानिया ने एहतजाजन करना चाहा तो हाथ उठाकर रोक गए। हनी, हेल्प करेंगे मतलब ओके, स्टडी के लिए हॉस्टल में रह ले, मैं खराजात उठाऊंगा मगर और कोई जिद नहीं। आई डोंट नो इसकी बातों में कितनी सच्चाई है, जाने किस फैमिली से है, किन हालात में घर से निकली है। मैं अपनी रेपो और तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता, सो डोंट बी सिली। मिस्टर वसीम की संजीदा आवाज़ में बेटी के लिए मोहब्बत और नरमी थी मगर पूर्वा के लिए कोई नरमी नहीं थी। वसीम, आई नो हर मदर, शी वॉज अ बेस्ट डॉक्टर। मिसेस वसीम ने नरमी से उसकी माँ का हवाला दिया। शी वॉज,
शी इज़ डेड नाउ। मिस्टर वसीम ने अपनी बात पर जोर दिया। पूर्वा लजरता वजूद लिए सब सुन रही थी। हनी जाओ, ड्राइवर वेट कर रहा होगा, कॉलेज से लेट हो जाओगी। डोंट वरी, तुम्हारी फ्रेंड की हेल्प की जाएगी। हानिया की बाप की यकीन दिलाही पर बैग उठाकर चली गई। पूर्वा अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। फिर हानिया के कॉलेज में आप बात कर लिए एडमिशन के लिए। मिसेस वसीम ने चाय का सिप भरते हुए कहा, नेवर। हनी को इस फ्रेंडशिप सर्कल में लाने की जरूरत ही नहीं। हनी ने ख्वामखा जिम्मेदारी डाल दी सर पर। वसीम साहब बेजार हो रहे थे। इट्स ओके वसीम, कितनी एन एनजीओज में हैं, हम डोनेशन देते हैं, इसे भी सदका समझ लेंगे। बेगम वसीम ने पुरसुकून लहजे में कहा। पूर्वा साकिन सी हो गई। इसे आज यकीन आ गया, जिनके माँ बाप नहीं होते वो सदकों पर पलने वाले लावारिस होते। कोई चीप सा कॉलेज और इसके साथ हॉस्टल देख लो और जान छुड़वाओ, हम पैसे दे देंगे, इतना बहुत है। मिस्टर वसीम उगताए लहजे में कहकर वहाँ से उठकर जा चुके थे। पूर्वा खुद को घसीटती हानिया के रूम तक पहुंची और ज़मीन पर बैठती चली गई। हानिया वापस आई तो उसकी मम्मा ने सब समझा दिया। वो अच्छी दोस्त थी मगर खुद मुख्तार नहीं थी। शर्मिंदा सी पूर्वा के पास बैठी यहाँ वहाँ की बातें करती रही और फिर कुछ ही दिन तक मिसेस वसीम ने इसका किसी दूर के कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया और कॉलेज के करीब एक सस्ते से हॉस्टल में रिहाइश का इंतजाम भी हो गया। इस लड़की से कह देना हम खर्च भेज दिया करेंगे, बस हनी से कांटेक्ट ना करे और ना ही यहाँ से दोबारा इसका नाम या जिक्र की कहीं निकले। कल को इसे कुछ हुआ या किसी गलत काम में पड़ गई तो ख्वामखा हमारी बेटी का भी नाम इसके साथ घसीटा जाएगा। मिस्टर वसीम ने सब इंतजाम होते ही सख्ती से मिसेस वसीम को ताकीद की। वो सर हिला गई। आई एम सॉरी पूर्वा, मैं छुप कर तुमसे कांटेक्ट करूंगी, फिक्र मत करना। माँ बाप के सामने एहतजाजन जाता देख हानिया ने बेबसी से पूर्वा को कहने लगी, तुम अपने मम्मा पापा की बात मान लेना हनी, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत केयर करते हैं तुम्हारी। उसे समझाती पूर्वा के अंदाज में भी हसरत थी और अल्फाज में भी। मेरी हेल्प करके तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है, बस मुझे कुछ ज़रूरी सामान मंगवा दो, मेरे पास ड्रेसेस भी नहीं हैं। इसने बैग से पैसे निकाले, वो पैसे जो पहले मूसा और फिर हदीर पॉकेट मनी के तौर पर देते रहते थे, जो परिहान ने दिए थे और कुछ जो आनी देती रहती थी, सब मिलाकर इस वक्त इसके पास इतनी रकम तो थी कि आसानी से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर भी बचा सके। वहीं नहानिया के मना करने के बावजूद इसने अपने पैसे ही लगाए। अब वो खुद मुख्तारी सीख रही थी। गुलजान ने ठीक कहा था, हालात ख़राब हो तो इंसान सब सीख जाता है। बस एक बात गलत कर दी थी कि उसके पास इसका ख्याल रखने वाले बहुत अपने हैं। वह अकेली थी और सब वक्ती सहारे। पूर्वा ने सर झटका और बाकी आंसू अंदर उतारे। ओह गॉड परी, अब तुम ये चीप ड्रेसिंग करोगी? हानिया ने पूर्वा के सामान में हिजाब, गाउन और सस्ते और सादा कुर्ते ट्राउज़र देखकर ही शॉक्ड हो गई। पूर्वा की रिक्वेस्ट पर इसने अपनी मैट को पूर्वा की मर्जी की चीज़ें लाकर देने को कहा था, मगर जब सामान आया तो मुंह खुला रह गया। पूर्वा ने खामोश नज़र सब चीज़ों पर डाली। इसके पास इतने खुले पैसे नहीं थे कि किसी मॉल में जाकर खुलकर शॉपिंग करती। मुझे छुप कर रहना है, मतलब सबसे छुप कर। मेरी पूरी लाइफ चीप हो चुकी है। तो ये तो ड्रेसिंग है, पूर्वा यासित भरे लहजे में बोल रही थी। नादान लड़कियां मुकम्मल और परसुकून लिबास को सस्ता समझकर उदास हो रही थी। वो लिबास जो इस मुश्किल में उसे बुरी नज़रों से बचाकर उसे ढक कर रखने के काम आ रहा था। हानिया लब काटती खामोश हो गई। पूर्वा एक छोटे से बैग में अपने कपड़े रखकर तैयार हो गई। मिसेस वसीम ने इसकी पढ़ाई का सब इंतजाम मुकम्मल कर लिया था। इसका एडमिशन, हॉस्टल के अखराजात, बुक्स, बैग, फाइल, रूल्स, वो सब जो इसे चाहिए। मिस्टर वसीम की निस्बत इनका रवैया नरम था और अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की थी कुछ कमी ना रहे। पूर्वा ने नम तशक्कर भरी आंखों से उन्हें देखा था। सच तो यही था, आज के ज़माने में अच्छे लोग बाकी हैं और अच्छाई सिर्फ गरीब लोगों की मैरास नहीं होती। ड्राइवर के साथ इसे हॉस्टल पहुंचा दिया गया। वो और यहाँ से इसकी ज़िंदगी का दूसरा सर्द तरीन रुख शुरू हुआ था। सस्ता सा हॉस्टल और उसके साथ 3 मजीद लड़कियाँ, घुटनज़दा माहौल और शोर शराबा। रात को जल्द सोने वाली पूर्वा 12 से 1 बजे जाता सो नहीं पाती। हंसती खिलखिलाती लड़कियों को तकती रह जाती, मगर इनके किसी भी मजाक या हरकत या मजाक पर इसके लब मुस्कुराहट में ना ढलते। आंखें जाने क्यों नम हो जाती थी। हंसते हुए लोग भी बुरे लगने लगे थे। हिजाब में मुकम्मल छुपकर वो साथी लड़कियों की हैरत और हंसने पर भी खामोशी से करीब कॉलेज में जाती, पढ़ती और वापस सीधे हॉस्टल पहुंच जाती। प्राइवेट हॉस्टल था। रात के 10 बजे तक लड़कियां जब चाहती तब लौटती, मगर वो कॉलेज से भागकर पहली फुर्सत में हॉस्टल पहुंचती थी। लोगों की नज़रों से डरती थी, कॉलेज में भी रुकने से डरती थी। लड़कियां कहाँ जाती थी, क्या करती थी, पूर्वा ने कभी ध्यान नहीं दिया। सस्ता ओढ़कर और सस्ता खाकर सुकून को तरसी पूर्वा चंद ही दिनों में बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार हुई थी। इसे जीना नहीं आ रहा था। एतमाद बढ़ने की बजाय कम होती जा रहा था। मोबाइल में न्यू सिम डाल ली थी, मगर कॉल करने के लिए कोई नहीं था। जो थे इन्हें वो अब नहीं समझ रही थी। नंबर्स को देखती वो देखते देखते रो पड़ती। वो कॉल करे और उसे कबूल ना किया जाए तो क्या करेगी।
हॉस्टल फेलोज ने शुरू में हाय हेलो करना चाहा ही, मगर वो गुमसुम सी लड़की जितनी हसीन थी उससे कहीं ज़्यादा अजीब थी। किसी के पास बैठने पर, बोलने पर और देखने पर भी सहम जाती थी। सबने किनारा कर लिया, तबसरे किए, छुप कर मजाक उड़ाने लगे। जो इसे हर हाल में अपने पास रखते थे वो इनसे किनारा किए दुनिया वालों में सुकून तलाश कर रही थी। इसने नाकाम ही होना था। तो ये थी वो बाहर की ज़िंदगी और ये था हालात का मुकाबला करना। इसे तो कुछ भी नहीं आता था। वो तो वक्त के दरिया में पूरी डूब कर हाथ पैर छोड़ चुकी थी। अब चाहे बहाव जाए या ले जाए चली जाएगी। इसे गलत लगता था वो खुद हालात का मुकाबला कर सकती है। मुकाबला करने के लिए भी सहारा चाहिए था। इसे लगा था वो संभल जाएगी। हाँ, किया जा सकता है मुकाबला, मगर किसी मर्द के बगैर, वो भी इस माशरे में मुश्किल तरीन काम होता है। वो कभी भी अजियतनाक भी। वो गलत थी, नादान थी। जज्बाती लड़कियों का यही तो अलमिया है। इन्हें लगता है इन्हें सहारे नहीं चाहिए। इन्हें लगता है घर वालों की ज़रूरत नहीं, कोई छाव नहीं चाहिए। इन्हें लगता है वो अपने बलबूते पर जी सकती है। वो जज्बात में फैसले कर बैठती है, मगर नताइज अक्सर इन्हें रुला देते हैं। लड़कियां तो पागल हैं। जब भी ख्वाब देखेगी ये अजाब देखेगी। खानज़ादा साहब, हाशिम खान और बहरोज खान के सब ठिकानों की खुफिया तलाशी ले चुका हूँ। वो कहीं नहीं है और वो दोनों भी इस मामले से बेखबर है। कोई और दुश्मन है आपके दिमाग में? अदब खान ने तफसील से आगाह करते हुए एक सवालिया नज़र खानज़ादा के चेहरे पर डाली और गहरी सोच में मुब्तला था। आप अब तो बस मिस्टर वकार बचते हैं अदब खान। मिस्टर वकार की कोई खबर नहीं, मुल्क से बाहर है, मगर हाँ, कहीं सौदा किया था उसने। अब जिससे सौदा किया उसकी खबर नहीं, कौन है? खानज़ादा पेशानी मसलता परेशान लहजे में बोल रहा था। हफ्ता भर हो चुका था। पूर्वा की तलाश हर जगह से नाकाम हो जा रही थी। इसकी सिम बंद थी। अब तो हर हॉस्पिटल और यहाँ तक कि सर्द खाने तक खंगाल बैठे थे वो। अगर वो ना मिली, जाने जिंदा भी है या नहीं, इसकी बहनों को क्या बताएगा? एक बड़ा मार का तो परिहान को बताना और संभालना था। और आधी बात सुनकर ही डिप्रेशन से बुरा हाल करने वाली परिहान जिस कंडीशन में थी, किसी शदीद नुकसान का भी सोचा जा सकता था। परेशानी के मारे इसका सर फटने वाला हो रहा था। अभी तो सना बेगम शहर में ही थी। ईसा की हालत अजीब वीरानी की तरफ माइल थी। वो इसे हवेली ले जाना चाहती थी और पूर्वा के बगैर कहीं भी जाने को तैयार नहीं था। इलाके के बहुत से मामलात इसके सर थे। सरदारी की जिम्मेदारी ऐसी थी कि यहाँ बैठे रहना भी मुश्किल था। अपने पीए को वकार साहब की बिजनेस और डिटेल्स की डिटेल बताकर काम का देकर ईसा के पास पहुंचा। वो अभी तक सदमे में बैठा था। ईसा, अब तुम यूं नहीं जाना स्टार्ट करो, हम तलाश कर रहे हैं। पूर्वा को मिल जाएगी। खानज़ादा ने ईसा को टोका। इसे अब वापस जाना था हवेली और ईसा को ले जाने का मतलब परिहान को पूर्वा की गैर मौजूदगी की इतला देना। ईसा इसके हुक्म पर हौनक बना। पूर्वा जब तक नहीं आ जाती मेरा दिमाग खाली है। यूं नहीं जाकर क्या करूँगा? वो दिल गिरफ्ती से बोला। तो रखना था ना ख्याल, खबर रखते किस परेशानी में है वो। मत भूलो तुम्हारी जिद की वजह से वो पाकिस्तान में थी। अब तक तुम्हें बताया भी था उसे खतरा है। तुम्हारी लापरवाही के वजह से हुआ है। खानज़ादा तप उठा। वो हर तरफ से मायूसी बढ़ रही थी। ऊपर से ईसा की जिद और बिगड़ती हालात। वो भड़क गया। मैं बता रहा हूँ, वो सुबह तक ठीक थी। वो वापस आया तो कहीं नहीं थी। आपने सुना तो है, खुद गई है बाहर। ईसा तो इस इल्ज़ाम पर तड़प गया। तुम्हें लगता है वो बाहर घूमने वाली लड़की थी? इसे पहले कभी बाहर निकलने देखा है ईसा? अगर ये किसी की चाल थी तो इस मामले को जल्द से हल कर लिया जाएगा। मेरा दिमाग मत जलाओ। खुदा के लिए खुद को संभालो और अब ये शोक ख़त्म करो। वो ठीक होगी और मिल जाएगी। अल्लाह ने दुआ का जरिया इसलिए रखा है कि मुसीबत और परेशानी में अल्लाह से रजू कर लिया जाए। औरतों की तरह रोना धोना बंद करो और दुआ करो। खानज़ादा ने उसे सख्ती से डपट कर समझाया। ईसा ने खामोशी से सर झुकाया। आप इसी दिन आई थी ना यहाँ? पूर्वा से कोई बात तो नहीं की थी आपने? क्या आप मिली थी उससे? ईसा से फारिग होता वो सना बेगम की तरफ मतवज्जा हुआ। नहीं, मेरी क्या बात थी? मैं तो मिली नहीं। मुझे क्या खबर कि कहाँ गई? बताकर थोड़ी गई है। वो गड़बड़ा गई। खानज़ादा ने इस तरह बराह रास्त पूछने पर ऐसा लगा जैसे वो इनके दिल का चोर भाग गया है। और वो तो घर के एक एक मुलाजम तक से तफ्तीश कर चुका था। किसी को नहीं बख्शा था उसने। बेहतर होगा ऐसा ही हुआ हो। इसकी बात पर इनकी सांसें थमी। ये क्या धमकी दी थी? हम हवेली वापस जा रहे हैं। आपको जाना है तो चले। ईसा के पास रहना चाहे तब भी ठीक है, मगर परिहान को अभी ये बात मत बताइएगा। वो उठकर खड़ा हुआ। इनके जवाब देने से पहले ईसा बोल उठा। मेरे पास रुक कर क्या करेगी? जब यूनी स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो मोरे बोर हो जाएगी। वापस जाए तो अच्छा है। मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ। ईसा ने माँ से इल्तिजा की। सना बेगम की जिद पर भी नहीं माना। वो अपसेट था। शुरू से तन्हाई पसंद था और तो और कुछ ज़्यादा उलझा हुआ सा हो रहा था। वादा करो, जब संभलोगे तो हवेली आ जाओगे। सना बेगम ने वादा चाहा तो उसने सर हिला दिया। सना बेगम और खानज़ादा वापस चले गए। ईसा के पास पूर्वा की यादें थी और बस बेबसी। उसके उस तरह राब्ता ख़त्म किए घर पड़े रहने की वजह से कुछ दिन बाद अहमर और हसन खुद मिलने चले आए।
क्या हो गया तुम्हें? अचानक गायब हो गए हो, ना कॉल्स उठा रहे हो, ना मैसेज का रिस्पॉन्स और ना यूं नहीं आ रहे हो। वो दोनों परेशान थे। ईसा ने उन्हें पहले तो टालना चाहा, मगर फिर कुछ सोचकर सारा मामला बता दिया। अगर कहीं कोई सुराग मिले, मेरे साथ उसे तलाश कराओ प्लीज़। इसने रिक्वेस्ट की तो वो दोनों भी फिक्रमंद हुए। पिक्चर ही दिखा दो इनकी, फिर कहीं भी नजर आए तो पहचान सकें। हुसन ने झिझक कर कहा, पूर्वा की तस्वीर से तो ईसा का मोबाइल भरा पड़ा था। देख लो, लाला ने तो हॉस्पिटल्स और हर जगह देख ली, वीमेन हॉस्टल्स में भी अब तक अदब खान ने पता कर लिया। अब बताओ कहाँ ढूंढे उसे? ईसा ने उसकी तस्वीर को निकाल कर दिखा दी। दोनों एक दूसरे सर हिला गए। चलो देखते हैं। ये इनविटेशन कार्ड्स देने आए थे। आयरा की शादी का है। तुमसे कांटेक्ट कर रही थी, तुम्हारे फ्लैट में भी गई थी। तुम नहीं मिले तो हमसे ये एड्रेस मांगा। हमने कहा तुम खुद दे देंगे। हाँ, अहमर ने कार्ड टेबल पर रखा तो ईसा ने सरसरी नज़र डाली। अहमर और हसन उठकर चले गए। पिक्चर देखकर सोच लिया इन्हें एक बार कोटों पर भी देख लेना चाहिए। लड़की प्यारी हो, कमसीन और हसीन हो तो ज़्यादातर जिसके हाथ चढ़े इस्तेमाल करके या फेंक दी जाती है या उसे अड्डों पर भेज दी जाती है, जहाँ इसके हुस्न के ढलने तक का पैसा कमाया जा सकता है। ये बात और हकीकत तल्ख और तकलीफ दा थी, मगर सच तो यही था। वो ईसा से नहीं कह सके, लेकिन खुद सोच लिया था। ईसा की बीवी इनकी भाभी थी। अगर इसके लिए ज़रूरी थी तो इनके लिए भी उसे तलाशना ज़रूरी तरीन था। दोस्त जो ठहरे। ईसा उदास सा वहीं अकेला बैठा था। कार्ड उठाकर एक सरसरी नज़र इस पर डालने लगा। आयरा, जमान शाह, विर्स, अदम शाह। ईसा ने सर झटक कर कार्ड वापस रख दिया। अब इसके पास किसी दूसरे की फिक्र पालने का वक्त नहीं था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो परिहान बेड पर साकित से लेटी हुई थी। खानी बेगम ने मिलते ही बताया कि परिहान में अकल आ गई है, अच्छा खाती पीती है, बात मानने लगी है। इसकी डांट का इतना असर था कि एक बार में सब धर गई थी। खानी बेगम खुश थी कि खानजादा का रौब बीवी पर इतना तो था। वो दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ा तो परिहान ने आवाज़ पर आँख खोल कर उसे देखा और झटके से उठी। हदीर, मैं अस्सलाम वालेकुम। वो उसे देखते ही शुरू हो रही थी। उसके पास बैठते खानजादा ने नरमी से मुस्कुरा कर सलाम किया तो वो खपत से सर हिला गई। चेहरे पर बेचैनी थी। वजह वो जानता था। हदीर, मुझे आपसे बात करनी है। पूर्वा से कांटेक्ट नहीं हो रहा। आप शहर में उसी के पास थे ना? वो ठीक है क्या? ना कॉल उठा रही है, ना मैसेज देख रही है। परिसा आपी भी पूछ रही थी, कहीं सना चची के कुछ कहा तो नहीं उसे? वो घबराई हुई तेजी से बोल रही थी, जैसे मुंतजिर थी उसके आने की। वो खामोशी से उसे देखने लगा। दिमाग में जकड़े चल रही थी। अब क्या बताएं? रिलैक्स परिहान, हाँ मैं वहीं था, सब ठीक है। इसे सीने से लगाकर नरमी से थपकते हुए से धीमे अल्फाज में तसल्ली दी। दिल रुक रहा था। वो झूठ बोल गया था। आज तो वो झूठ बोल दिया, फिर कल? मैं अपना ख्याल रखती हूँ, कसम खा रही हूँ, वक्त पर खाती हूँ, फ्रूट्स भी खा रही हूँ, दूध भी पीती हूँ। गुस्सा मत होना अब मुझ पर। इसके गिर्द बाजू फैलाकर रोनी सूरत बनाकर बोली। खानजादा ने झुककर इसकी पेशानी पर लब रख कर इसे खुद में समेट लिया। वो हर बात मान रही थी, मगर पूर्वा के सवाल करेगी तो क्या जवाब देगा? उसके सर पर गाल टिकाकर वो परेशान सा बैठा था। हदीर, पूर्वा क्यों बात नहीं करी? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ईसा भाई से कहीं मेरी बात करवा दे। पर ईसा आपी तो अब मुझे डांटने लगी है। इसे मुंह बसोर कर उसे देखते हुए अपनी लाचारी जाहिर की। वो बेचारगी से उसके गाल सहलाने लगा। करा दूंगा, अभी मुझे वक्त दो, इतने दिन बाद आया हूँ, बहुत याद किया तुम्हें। वो बात बदल कर नाराज होता उसे खुद में भीजता उसके बालों में मुँह छुपा गया। परिहान को अपने कंधे पर नमी सी महसूस हुई। वो चुप सी हो गई। अब उसके गुस्सा होने से डर लगता था। पूर्वा का यूं बात ना करना इसके दिमाग में खटक रहा था, मगर मजीद सवाल सुबह करने का सोचती इसके पुरहिद्दत हिसार में मुकीद होती सुकून से आके मूंद गई। इसके नाजुक वजूद को खुद में भींचे वो इसके बालों में उंगलियां चला रहा था। दिमाग सोचों में उलझा हुआ था। अभी तो इसे चुप करवा दिया, मगर सुबह इससे गले अगले रोज तक, कब तक, आखिर कब? इसके सोने पर वो नीम आंखें लिए इसका चेहरा छूने लगा। इससे इसकी बहन की हिफाजत का वादा लिया था, जो वफा नहीं कर पाया। पूर्वा किस हाल में और कैसी होगी? परिहान ये सुनकर कैसे सहेगी? सोचकर ही वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा था। अगले दिन वो इसकी सवालात से बचने के लिए सुबह सुबह उठकर चला गया। परिहान नाश्ते के बाद गुलजान के साथ बैठी पूर्वा के लिए फिक्रमंद हो रही थी। बेटा, दिमाग पर जोर मत डालो, जाओ संदल से चाय बनवा कर ले जाओ और थोड़ी देर खानी बेगम के साथ बैठो। आज सारा दिन नहीं बैठी, इनके साथ खफा होंगी। गुलजान ने किसी माँ की तरह मुस्कुरा कर इसे समझाया और भेजा ताकि इसका दिमाग कहीं और लगे। वो मुंह बसोरती उठकर किचन से चाय कबाब बनवाती खानी बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा नीम हुआ था। इसने हाथ बढ़ाकर खोलना चाहा, जब सना बेगम की मध्यम आवाज़ कानों से टकराई। हाँ जी, अपनी परिहान की छोटी बहन पूर्वा इसकी बात कर रही हूँ। सना बेगम की राजदाना आवाज़ पर वो बेसाख्ता से रुक गई। ओहो, अल्लाह रहम करे, तो क्या अभी तक कुछ खबर नहीं मिली? जवान लड़की है। खानी बेगम की मुतासिफ आवाज़ पर परिहान का दिल रुकने लगा। पहले ही पूर्वा से बात ना होने पर दिल डूब रहा था, ऊपर से उनकी बातें। कहाँ
खबर मिली हफ्ते से भी ऊपर हो गया है। जिस दिन मैं गई थी उसी दिन गायब हुई। गार्ड्स ने कहा ना है खुद गई है, नंबर तक बंद कर दिया, कुछ खबर ही नहीं कहाँ और किसके साथ गई। मेरा ऐसा तो पागलों जैसा हो गया है, मुझे इसकी फिक्र सता रही है। जाने लड़की जिंदा भी है या नहीं, और क्या पता वो। सना बेगम की बाकी बात छनाकी की जोरदार आवाज़ पर दरमियान में रह गई। खानी बेगम और सना बेगम तेजी से उठकर दरवाजे की जानी बढ़ी। सामने परिहान दीवार का सहारा लिए जमीन पर बैठी थी। ट्रे हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा था। चेहरे लट्ठे की मानीन सफ़ेद था। दिमाग बंद होने लगा। कुछ खबर नहीं, जाने लड़की जिंदा भी है या नहीं। आंखें बंद होने से पहले इसके दिमाग में यही तकलीफदा जुमला उभर आया, परिहान परिहान। खानी बेगम आवाज़ बागता से उसे पुकारने लगी। सना बेगम का सांस उखड़ने लगा। खानजादा की सख्ती से मना करने के बावजूद वो खानी बेगम से हाले दिल कह बैठी थी। अब ये इनकी बदकिस्मती थी कि परिहान ऐन वक्त पर वहाँ गई। कुछ ही देर में हवेली के मुलाजमीन तक मुआव जमा हो गए थे। खान यूसुफ ने ड्राइवर और गार्ड्स को बुलवाया। खानी बेगम उसे संभाल कर गाड़ी में बैठी। साथ खान यूसुफ और खान आज़ार थे। इसे फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया। खानजादा हॉस्पिटल पहुंचो, परिहान की तबीयत खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा। डेरे पर भाइयों के साथ बैठे खानजादा को खान यूसुफ ने कॉल करके इतला दी तो वो घबराहट वाजे थी। इसका दिल थम गया। मुबारक हो, बेटा हुआ है खानी साहिबा। वक्त से पहले ही पैदा होने वाला बच्चा है, इसीलिए कंडीशन को स्टील नहीं है। जब वो भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर खानी बेगम को बता रही थी। खानी बेगम मुतफिकिर थी। उसने आंखें भींच ली। बच तो जाएगी ना, मसला तो नहीं है ना डॉक्टर? खान आज़ाद ने घबरा कर पूछा। खान यूसुफ बेचैनी से टहल रहे थे। शायद उन्हें अपने वारिस की फिक्र सता रही थी। जी इंशाल्लाह बच जाएगा, बस कमज़ोर बहुत है। वजह आप जानते हैं, मदर की हेल्थ अब भी अच्छी नहीं थी और बेबी 7th मंथ में है अभी। इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। जब वो सेटल होगा तो आपके हवाले कर दिया जाएगा। अभी चाहे तो जाकर देख ले। डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में तफसील से आगाह किया। खान आज़ाद सर हिला गए, जबकि खान यूसुफ की नज़र इस वक्त खानजादा पर पड़ी थी। इसका कंधा थपथपा कर वो लोग बच्चा देखने चले गए, मगर वो रुका रहा। परिहान कैसी है मेरी वाइफ? वो हिम्मत करके आगे बढ़ता डॉक्टर से पूछने लगा। डॉक्टर चौंक कर उसे देखने लगी। सरदार साहब वो काफ़ी कमज़ोर तो है, डॉक्टर हकलाई। उसके चेहरे पर ऐसे तासरात थे जैसे बुरी खबर पर डॉक्टर का ही कत्ल कर डालेगा। वो भी स्टेबल नहीं। अंदर डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं इनकी सांसें बेहाल कर सकें, दुआ करें। डॉक्टर ने बहुत हिम्मत से जुमला पूरा किया, जबकि इसके लिए तो खड़ा होना मुश्किल हो गया। बच्चे की गारंटी दी गई थी तो इसकी बीवी की क्यों नहीं? वो भी ज़रूरी थी। मैं दुआ करूँगा डॉक्टर, लेकिन अगर मेरे बच्चे या बीवी में से किसी की एक की भी हालत बेहतर ना हुई ना, तो तुम सब अपनी नौकरी से फारिग हो जाओगे, समझ लो। ये बिल्कुल पहली बार थी वो ऐसी सख्त लहजे में बोल रहा था। ना लहजा धीमा था ना अल्फाज। डॉक्टर का रंग उड़ा। सरदार साहब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बेबी संभल जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल बात है। अक्सर ऐसी सूरत हाल से सामना होता है हमारा। मगर आपकी वाइफ, इनकी जहनी हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। डॉक्टर गड़बड़ा कर वजाहत दे रही थी। वो बिना असर लिए खूनखार नज़रों से उसे घूरता रहा। इस सरदार साहब को कौन नहीं जानता था। वो मशहूर ही इस बात के लिए था, जो कहता था, जो ठान लेता था, वो कर गुजरता था। डॉक्टर का ड्यूटी टाइम खत्म था, फिर भी अंदर भागी अजीब भागदौड़ सी मचा दी थी खानजादा ने। डॉक्टर के हाथ पैर फूल गए। सर पर मौत की तलवार लटकी थी। वो दीवार से टेक लगाए वहीं खड़ा रह गया। परिहान से सवाल वो बाद में कर लेगा, मगर अभी उसे इसकी ज़िंदगी चाहिए थी और हर हाल में चाहिए थी। वो वहीं कॉरिडोर में टहलता बैठता अच्छी खबर का मुंतज़िर था। उसकी हालत पर सबने ज़्यादा शिद्दत से परिहान की ज़िंदगी की दुआ की थी। लगता था जैसे वो मरी तो सांस खानज़ादा हदीर की बंद हो जाएगी। कुछ ऐसा ही बिखरी हालत में था। डॉक्टर्स ने उड़े रंग और हवास बाख्तिगी के एहसास चटका रही थी। इसका वक्त किस अजियत में गुजरा था कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था। हर लम्हा सूली पर लटके गुजर दिया था। वो प्रेयर रूम में जाकर सजदे में गिरता रो पड़ा। अल्लाह से इल्तिजा करता, परिहान की ज़िंदगी मांगता, जिद लगाता। जानता था कभी अल्लाह हमारा शुक्र आजमाने के लिए नवाजता है कि मेरा बंदा मुझसे लेकर कितना शुक्र अदा करता है। कभी वो अल्लाह लेकर आजमाता है कि मेरा बंदा मुझे देकर कितना सब्र कर सकता है। ए अल्लाह, देकर आजमा ले, शुक्र करूँगा, मगर लेकर ना आजमाना। कमज़ोर हूँ, सब्र नहीं कर पाऊँगा। वो फरियाद करता रहा और 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाले इस फरियाद सुन ली और अता कर दिया। 3 दिन के जानलेवा इंतजार के बाद डॉक्टर ने परिहान के खतरे से बाहर आने की इत्तला दी थी। अभी वो बेहतर नहीं हुई थी, मगर अब खतरे से बाहर है। कोशिश करे कोई टेंशन की बात ना हो। डॉक्टर ने सुख का सांस भरते हुए से बताया कि बच तो वो दरअसल वो गए थे
वो सजदा शुक्र बजा लाया था। अल्लाह ने एक बार फिर उसे आजमाइश से निकाला, एक बार फिर एहसान किया था, नवाजा था, क्योंकि अल्लाह के ज़र्फ़ की, उसकी रहमत की ना कोई हद थी ना पैमाना। कमरे में बिस्तर पर पड़ी पारिहान को देखकर उसका दिल मुट्ठी में आ गया था। रंगत ऐसी जर्द जैसे सारा खून निचोड़ गया हो, बिल्कुल सफ़ेद, खुशको और कमज़ोरी वजूद। देखकर ही लग रहा था कि उसे मौत के दर से वापस लाया गया है। दवाओं के ज़ेरे असर आंखें बंद थी। वह बेसाख्ता आगे बढ़कर उस पर झुकता, बेतबाना उसे चूमने लगा। जर्द कमज़ोर हाथ अपनी आंखों से लगाए तो वो आंखें भर आई। इस कमज़ोर वजूद में ज़िंदगी बसती थी उसकी, इस नरम लम्स में राहत थी। आज ज़िंदगी की नवीद मिली थी तो होश आया था, वरना इन 3 दिनों में उसने अपने बेटे को भी नहीं देखा था, खबर तक ना ली थी, जाने कैसा था, कहाँ था। 2 माह बाद वो ऑफिस से घर आते ही मामूल के ऐन मुताबिक अपने कमरे में बंद हो चुका था। 1 माह पहले वो यूनी से फाइनल देकर फ्री हुआ था और फ्री होते ही उसे ऑफिस ज्वाइन करके हवेली जाने की मुश्किल से निजात हासिल कर ली थी। काम काम और बस काम। अब वो पुराना ईसा नहीं रहा था। खानज़ादा की रिक्वेस्ट पर इसके घर से नहीं गया था। मुलाजमीन खानज़ादा के समझाए हुए थे। घर के बाहर सिक्योरिटी थी। घर में उसके आते जाते चाय पानी और खाना उसके सामने रख दिया जाता था। जूते कपड़े सब तैयार मिलता था। वो जिंदगी जी नहीं रहा था, बस गुजार रहा था। और ये सब क्या कराया ना मिले तो शायद वो ये करने की तकलीफ कभी ना उठाता। हसन अहमद अक्सर उसके पास आ जाते थे, वक्त देते, बातें करते, मगर वो अब बात कम करता, सोचों में गुम रहता और हर चीज़ में हर जगह पुरवा का अक्स ढूंढना इसकी आदत बन गई। तलाश जारी थी, उम्मीद बाकी थी, मगर अब वो हर दिन पहले से ज़्यादा मायूस होते जा रहा था। सर्द फरवरी का एहतमाम चल रहा था। वो नीचे फर्श पर घुटनों पर बाजू टिकाए गैर मरई नक्ते पर नज़र जमा कर बैठा था। कोट बेड पर पड़ा था। टाई खींचकर गले से उतारकर बेड पर फेंक दी। शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले थे। बाल बुरी तरह उलझे, सुर्ख डोरे वाली आंखों में नमी लिए बहुत बिखरता और जा रहा था। कभी कभी बेबसी ऐसी हमलावार होती है कि जी चाहता है जोर जोर से चीखे, उसे पुकारे, और जब वो सामने आए तो खुद भी हमेशा के लिए समेट ले, फिर कभी दूर ना करे। जो वजूद में खालीपन उतर आया था। अब तो गिले शिकवे भी बढ़ गए थे पूर्वा से। अब लगने लगा था वो खुद कहीं गई है, मगर क्यों? इतना बुरा लगता था वो इसे, या इसके रवैये पर इतनी नाराज थी कि बिना बताए चुपचाप चली गई। और अगर ना मिली, कॉलिंग ट्यून पर वो ख्याल से जागा। हमेशा की तरह हदीर की कॉल थी। बाकी सबसे लड़ लेता था पर वक्त कॉल ना किया करे, मगर इसने लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वो रोज़ाना बिला नागा कॉल करता था। ईसा ठीक हो? सलाम दुआ के बाद इसका वही पहला नरमी से कहा जुमला। ईसा को ये सुनने की आदत हो चुकी थी। अब तो सहारा सा मिल जाता था। बालों में उंगलियां चला करूँ समेटते हुए पेशानी से पीछे की और आह भरी। मैं ठीक हो सकता हूँ, इसकी याद आती है बहुत। ईसा का खाली लहजा खानज़ादा को चुप करवा गया। रबास ठीक है? कुछ तौफ़क़ के बाद ईसा ने उसके बेटे के बारे में पूछा। ठीक है बिल्कुल, सारा दिन पड़े पड़े ही टांगे और मुंह चलाता रहता है। न ज़बान को चुपाती है न टांगों को आराम। पूरी हवेली को मसरूफ़ कर रखा है उसने। चाहता है बस उसे उठाकर चलाया जाए, कोई बैठे नहीं। आगा जान को इस उम्र में भी चलवाता है। वो मुस्कुरा कर बता रहा था। इस नन्हे जीन के जिक्र पर बेसाख्ता सी मुस्कुराहट ईसा के लबों पर आई। मैं चक्कर लगाऊंगा, काफ़ी दिन हो गए उसे देखे हुए। ईसा का दिल मचल उठा था इस नन्हे वजूद को छूने के लिए। शहद रंग शफाफ आंखों वाला वो सुर्ख व सफ़ेद सा गुड्डा। कदरे संभलते ही इसके कमज़ोर वजूद को जब अच्छी खुराक और एहतियात मिली तो गुल कोथना सा हो गया था। ज़रूर आना, मैं वेट करूंगा। अभी हवेली पहुंचा हूं, फिर बात करते हैं, खानज़ादा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहकर कॉल काट दी। ईसा के गिर्द जैसे फिर से तन्हाई का घेरा तंग हो गया। फिर से सर झुका कर बैठ गया, मगर अब आंखों में रब्बास का चेहरा घूम रहा था, जो बिल्कुल पुरवा की तरह चीखता रहता था। वह हवेली में दाखिल हुआ तो सामने ही लाउंज में रबास की चीखें गूंज रही थी। हर वक्त वो शोर मचाए रखता था, मुठ्ठियां भींचकर इसे बारीक चीख मारता कि कानों के पर्दे फटने वाले हो जाते थे। वो मुस्कुरा कर इसकी तरफ बढ़ा तो वो खानी बेगम की गोद में पड़ा टांगे चला रहा था। बाप को देखकर तेजी से मुठ्ठियां खोलता बंद करता जोश का इजहार करने लगा। मेरा प्यारा बेटा। उससे मुस्कुरा कर उसे उठाया और अपने बाजू में संभाल कर खुद से लगाया। रब्बास की टांगे फिर से चलने लगी थी। इसे लेकर कमरे में पहुंचा तो हसब मामूल परियान खामोश सी बेड पर लेटी हुई थी। खानज़ादा की मुस्कुराहट से मिट गई। जरा संभल कर हवेली वापस आने के बाद से वो अब तक बेटी की तरफ से तो बिल्कुल ही गाफिल थी। वो जान चुका था इसकी यूं अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह वो बात थी जो इससे छुपा रखा था और अचानक बहुत बुरे तरीके से सुन चुकी थी। वो इससे क्या लड़ता, उल्टा खुद ही शर्मिंदा हो गया था। आखिरी बार वो शायद 1.5 माह पहले चीख चीख कर बोली थी इसे के सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे।
आ गई थी शहर। आपने ही कुछ कहा होगा उसे, बताइए क्या कहा था मेरी बहन को कि वो घर छोड़कर चली गई। आप निहायत बेरहम औरत है। सना बेगम के सामने खड़ी वो जवाब तलब करी थी, चीखता गुस्ताख सा लहजा और सख्त अल्फाज। सना बेगम कुछ नहीं बोल पाई। इसका सवाल सच्चा था, इसकी बात भी सच थी। वो खफत ज़्यादा हो गई। पागल हो चुकी है लड़की, हवास खो रही है। खान यूसुफ ने इसके शोर और बातों पर मर्दान खाने से भागकर पहुंचे और बेजार लहजे में कहा तो वो इनकी तरफ पलटी, आंखों में शरारे फूट रहे थे। हाँ, पागल हो चुकी हूँ। मनु से ये हवेली, जब से यहाँ आई हूँ मेरे घर की खुशियाँ जलकर राख हो गई है। वारिस मिल चुका है ना आप लोगों को, अब जान छोड़ दे मेरी। मैं वो वाकई हवास खो चुकी थी। परिसा उससे लड़ती थी। पूर्वा गायब, बिल्कुल गायब थी, तो परिहान इन हालत में होश कहाँ से लाती। परिहान वो तब किसी जरगे से वापस आया था। इसका लब व लहजा और अल्फाज सुनकर गुस्से से टोका था। तुम मुझे चुप नहीं करवा सकते। मैं जानती हूँ पूर्वा को उन्होंने ही कुछ कहा होगा। जवाब तलब कर रही हूँ ना, पागल तो लगूंगी। वो जवाबन इस पर भी चीख उठी थी। रब्बास नींद से जाग कर रोने लगा। इसे चुप करवाती खानी बेगम ने एक बेजार नज़र परिहान पर डाली और वहां से चली गई। खान यूसुफ भी जताती नजर नाराज नजर खानजादा पर डालकर मर्दान खाने में जा चुके थे। इसे आगे बढ़कर परिहान का बाजू पकड़ा और खींचकर कमरे में ले गया। गुस्से और बेबसी से उसे बुरी तरह तपा दिया। आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी और खबरदार किसी से दोबारा बदतमीजी की तो पागल हो गई हो क्या। पूर्वा को इन लोगों ने नहीं गायब किया। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से क्या वो वापस आ जाएगी। वह कदरे सख्ती से बोला तो इसे बेड पर बैठा चुका था। वो इसका ख्याल रख रख कर थक रहा था और वो हर दिन नया शोर डालकर बैठ जाती थी। मुझे यहाँ कैद कर लेने से अगर तस्कीन मिलती है तो ऐसा सही, अगर मुझे पुरवा ना मिली तो मैं यहाँ किसी को चैन से नहीं बैठने दूंगी। वो बिना डरे चीख रही थी। खानजादा अफसोस से उसे देखने लगा। वो मिल जाएगी परिहान, कुछ सब्र तो करो। सबका सुकून क्यों बर्बाद कर रही हो। लहजा नरम करके बेचारगी से उसे समझाने की कोशिश करी। सब्र मर जाने वालों पर किया जाता है और मेरी पुरवा जिंदा है। मुझे ये खाली खुली दिलासे नहीं चाहिए, सबको सुकून चाहिए और मैं गई भाड़ में। वो सर्द लहजे में बोलती उसे दुखी कर गई थी। वो जब्त करता चेंज करने चला गया और जब चेंज करके लौटा तो बीपी हाई किए वो नाक से खून बहा रही थी। खानजादा की जैसे जान निकल गई। हॉस्पिटल ले जाकर उसे फौरी ट्रीटमेंट दिलवाई। चुप रहता था तब भी वो बिगड़ जाती, अगर चुप हो करवाता तब भी। यह हालत वो आग में झुलस रहा था। उसे आखिर कैसे संभाले। परिहान की हालत पर हवेली वालों ने उसे डांटा या तलब कहना छोड़ दिया। मगर वो घर हॉस्पिटल से घर आ गई तो इसके मनाने प्यार जताने पर मजीद भड़क उठी थी। मैं सुकून बर्बाद करती हूँ ना सबका, मैं तो पागल हूँ। मुझे इस कमरे में ही कैद रहना है, जाइए और सबके साथ खुश रहें। इसके अल्फाज में अजियत थी। वो बेसाख्ता से खुद में सिमट गया, मगर इसके बाद आज तक इसने ना चुप तोड़ी ना बाहर निकली। खुद साख्ता सजा झेल रही थी, जैसे कसम खा बैठी थी पूर्वा के मिल जाने तक ऐसी ही रहेगी। परिसा इस पर गुस्सा था कि जब पूर्वा को बुला रही थी उसने रोका ही क्यों। अब तो परिसा ने उसे बात करना ही छोड़ दी थी। वो अकेली थी, डरी हुई थी। पूर्वा अगर ना मिली, वो जानता था इसका खौफ इसके लिए खामोशी से उसका ख्याल रखता, प्यार से बात करता। रब्बास को लिए कितनी देर उसके पास बैठा रहता। खानी बेगम के समझाने के बावजूद रात को जब परिहान सो जाती तो रब्बास को उसके पहलू में सुला देता, जिसकी वजह से रब्बास माँ का आती था। इससे दूर नहीं होता था, इसके पास होता तो खुश रहता। वो नहीं चाहता था जब वो संभले तो बेटा दूर हो चुका हो। खानजादा ने गहरी सांस भरकर यादों को पर्दे परे धकेला। रब्बास को ख्यालों में गुम परिहान के पास लिटा दिया, जो ड्रेस उठाकर चेंज करने चला गया। वापस आया तो रब्बास जोर जोर से टांगे चलाता गूं गूं गा गा कर रहा था। बाजू भी साथ साथ चल रहे थे। परिहान पैट ग्राउंड से टेक लगाए खाली खाली नजरों से उसे देख रही थी और इसका यही देखना इसके लिए काफ़ी था। वो बेड पर दूसरी जाने पाकर बैठता परिहान को तवज्जो से देखने लगा। परिहान, क्या तुमने देखा इसे तुम्हारी तवज्जो चाहिए? उसे क्यों इग्नोर करती हो? इसे कब खाया, कब भूखा है, कब सोया, कब जागा, कुछ खबर नहीं होती तुम्हें? वो मुतासिफ लहजे में बोलता इसे एहसास दिलाना चाह रहा था। परिहान ने नज़र उठाकर उसे देखा। और पूर्वा की फिक्र कौन करेगा? इसके पास तो माँ बाप नहीं, उसने पता नहीं खाया होगा या नहीं। वो किस हाल में है? किसके पास है? आपके पास, बेटे के पास तो संभालने वाले बहुत हैं। वैसे भी उस पागल माँ की क्या ज़रूरत? वह सपाट लहजे में बोलती रुक फिर गई। खानज़ादा चुप हो गया। इसके दिल में आज तक वो बातें गड़ी थी। उसे सब ने पागल कहा था, वो भी कह चुका था। वो ना तन्हाई से उकता रही थी ना चुप रहने से, लेकिन वो बेबस हो रहा था। रब्बास माँ बाप की बातों के मतलब से अनजान इनके पास होने पर जोश से कह के लगातार टांगे चला रहा था। कभी माँ को और कभी बाप को तकते वो पड़े पड़े ही सो गया था। खानजादा ने उसे बेबी कॉट में सुलाकर अपने पूर्ण नरम ग्रे कलर का ब्लैंकेट फैलाया था। पलट कर परिहान के पास बेड पर जा बैठा। वो रुक फेरे आंसू बहा रही थी। पुष्ट को बालों से ढका रखा था। तुम पागल नहीं हो?
पागल तो हम हैं जो तुम्हारा दुख नहीं समझ पा रहे। पूर्वा को अब भी तलाश कर रहा हूँ। तुम्हारे कहने पर इसके फ्रेंड हानिया के घर भी 2-3 बार जा चुका हूँ। वो लोग भी नहीं जानते। नरमी से उसके गिर्द बाजू फैलाकर उसे पुश्त अपने सीने से लगाता वो इसके बालों पर लबरक गया। वो अब भी अनजान बनी बैठी रही, हाँ, मगर इस बार इसे दूर नहीं किया था। इसके पत्थर वजूद के गिर्द बर्फ की मोटी दीवार सी बन गई थी, जिसे ना वो जज्बे समझ रही थी, ना नरमी और ना मोहब्बत। वो जानता था अपनी मोहब्बत की गर्मी से कभी वो दीवार पिघला भी देगा। इसके बिगड़े बाल समेट कर एक तरफ कर दिए, इसके कंधों पर शॉल दुरुस्त किया और इसका सर अपने कंधे पर टिका दिया। इसकी तरफ पुश्त करके बैठी परिहान की आंखें इस नरम मोहब्बत भरे आसार पर भर आई। थकन जरदा झुलसते वजूद को जैसे किसी ने नरम ठंडी आगोश में भर लिया। वो बोली कुछ नहीं, ना रुख फेरा, मगर सुकून से आंखें मूंद गई। इससे नाराज थी, बहुत ज़्यादा नाराज, लेकिन ये हसारे और ये लम्स वो हक समझकर वसूलती थी। वो भी तो यही चाहता था। उसकी भारी सांसों पर नरमी से उसके बालों में हाथ चलाते खानजादा ने गहरी सांस भरी। माँ बेटा दोनों ही अजीब थे। तवज्जो मिलते ही नींद पर पड़ जाते थे। सारा सुकून इन्हें नींद की सूरत ही मिलता था। जैसे इसका सर तकिए पर रखकर पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा और हमेशा की तरह रब्बास को उठाकर इसके पहलू में सुला दिया। वो सिर्फ नींद में ही तो उसे खुद से लिपटा लेती थी। मुस्कुराकर दोनों अजीज तरीन हस्तियों को देखा और कमरे से बाहर निकल गया। गुलजान इसके लिए चाय बनवा चुकी थी। तशक्कुर से उन्हें देखकर उनके पास ही बैठ गया। परिहान ठीक है ना? वो कमरे से निकलती ना किसी से मिलती है, कैसी खुद साख्ता कैद है। और ऐसा कब तक चलेगा खान? ये तन्हाई तो इसके अंदर जिंदगी खत्म कर रही है। वो परेशान थी परिहान के लिए, जिसने इनसे भी बात ना करना छोड़ दी थी। पूर्वा की सोच इसे जिंदा होने भी नहीं देती मोरे। वो गायब भी तो ऐसी हुई है कि कोई सुराग तक नहीं मिल रहा। परिहान ईसा दोनों ही चुप चुप से हो गए हैं। वो छोटी है, जाने कहाँ गई, कैसे सरवाइव कर रही होगी। वो तफक्कुर भरे लहजे में बोल रहा था। गुलजान भी खामोश हो गई। जानती थी सबको क्या खौफ सताता है। वो गलत हाथों में पहुंच गई तो इसके तो जिंदा होने की खबर ही नहीं थी। रब्बास कहाँ है लाला? जरशे सबसे रब्बास का पुश्तीस तक पहुंची। सो रहा है अपने रूम में, उठा लो जाकर। वो तो नींद में भी उठाए जाने पर कभी एतराज़ नहीं करता। वो मुस्कुरा कर बोल रहा था। जरशे ने नफ़ी में सर हिलाया। सोने दे, परिहान भाभी के पास ही सोने दे। वो जानती थी वैसे तो परिहान तक पहुँचना ही नहीं था। घर का पहला और फिलहाल इकलौता होने की वजह से इसे सब ने इतना गोद में उठाया कि वो अब गोद मांगता था और सारा दिन यहाँ से वहाँ सब में घूमता रहता था। खानज़ादा आता था तो वो उठा लेता था और जब भी सोता था वो परिहान के पास ही सुलाता था। तुम ठीक हो? ये मूसा से कहो शहर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते तुम लोग? तुम्हें भी यूं नहीं जाना होता है? वो भी ऑफिस जाता है। हर वक्त के सफ़र से थकते नहीं हो? वो इनकी कम अकली पर हैरान हो रहा था। वो तो चाहते हैं मगर मेरा दिल नहीं लगता अब हवेली के बगैर। अब तो रब्बास भी आ गया है ना, कोई कौन जाए? वो मुंह बसोड़ कर बोलती। खानजादा को मूसा की बेचारगी समझ है। इससे अब जब शहर जाने का कहता वो ठंडी आँख भर कर रह जाता। यानी जरशे ने बांध रखा था हवेली से। वो खामोशी से मुस्कुराया और गुलजान जरशे को आपस में बातें करता छोड़कर वो मर्दान खाने में चला गया। पूर्वा यूनी से आई तो इसकी रूममेट्स पहले से मौजूद थी। कोई बाल स्ट्रेट कर रहा था तो कोई चेहरे पर मास्क लगाए बैठी थी। इनकी तैयारियों से लग रहा था आज फिर कहीं जाना है। हर वक्त तैयार होकर जाती, पार्टीज और हल्ला गुल्ला। कभी रात गए कमरे में ड्रग्स लेती, सुध बुध खोई पड़ी रहती थी। पूर्वा को शुरू में इस सब से परेशानी हुई थी। रूम चेंज करने का भी सोचा, मगर एक रात हॉस्टल में आने वाले 2 लड़कों को पकड़ा गया। सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा था। वार्डन ने पुलिस बुलवाई और तफ्तीश के बाद मालूम मतलूबा रूम में मौजूद तीनों लड़कियों को ही पुलिस पकड़ कर ले गई थी। साथ पूर्वा का खौफ के मारे बुरा हाल हो गया था। जाने किन 2 के बॉयफ्रेंड थे वो। अब थर्ड पार्टी ख्वामखा पुलिस वालों के हवाले हो गई। लड़कियों की बात पर इसका रंग उड़ा। जाने वो तासिफ से कह रही थी या बेहिसी की हद करते हुए तमस्कर उड़ा रही थी, मगर पूर्वा इसी रूम में दबक कर बैठ गई। वो जो भी था, इसके साथ वाली लड़कियां खुद निकलती थी, कभी कोई इनके रूम में नहीं आया था। सुनो यार, वैसे जितनी फ्रेश और प्रीटी तुम हो ना, हमारे साथ पार्टी में जाओगी तो छा जाओगी। एक रूममेट ने उसे हिजाब उतार कर दुपट्टा फैलाते देखकर शरारत से कहा तो वो चौंकी। वो तीनों ही रश्क भरी नज़रों से पूर्वा का मोमी कम हुस्न चेहरा देख रही थी। वो बुरी तरह घबराई। मुझे ऐसे शौक नहीं। वो मध्यम लहजे में बोलती, इनकी नज़रों से खाइफ हो रही थी। पैसा मिलेगा यार, तुम दोनों में लाखों कमा बैठोगी। एक लड़की ने आंख मारकर इसके मोमी वजूद को देखा था। वो इनका मतलब नहीं समझ पाई, मगर इनका यूं टटोलती नज़रों से देखना इसे जाने क्यों सहमा गया। वो रुक फेरती वॉशरूम में बंद हो गई। बाहर उसके हंसने व बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो अंदर चेहरे पर पानी डालती रोती जा रही थी। जब कितनी देर बाद खामोशी छाई तो वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। वो जा चुकी थी। पूर्वा कपकपाता लजरता वजूद लिए जाकर अपने बिस्तर पर बैठी। सब याद आ रहे थे बुरी तरह, इनकी तवज्जो और कैद, मगर एक खौफ रोक देता था। अगर इसे ना अपनाया फिर
यहाँ अक्सर लड़कियां यही बात करती थी, घर से भागी लड़कियों को घर वाले मार डालते हैं, लोग जीने नहीं देते, करदार कशी करते हैं। भागी तो वो भी थी, कोई लड़का नहीं था साथ। इस बात का सबूत कैसे देगी? माशरे की तलख हकीकत इसके सामने खुली थी और इस पर यकीन करने लगी थी। वो नहीं जानती थी सब एक जैसे नहीं होते। कुछ बाप भाई बेचारे तो भाग जाने वाली लड़कियों को भी तलाशते रह जाते हैं। लोगों में सर झुक जाता है मगर दिल में मोहब्बत कायम होती है। इसके जो अपने थे इन्हें इसने समझा ही नहीं था। वो अब भी मुंतजिर थे, इससे मोहब्बत बढ़ गई थी। इसके ना मिलने पर दो लोग तो ज़िंदगी से ही दूर बैठे थे। इसने मोहब्बत पहचानी ही नहीं थी उनकी। पहचानी थी तो घर से बाहर कदम निकालने की गलती ना करती। इसने पहली बार मिलने वाली सना बेगम के तानों पर घर छोड़ दिया। वो सब छोड़ दिए जो काफ़ी वक्त से इसके साथ थे, केयर करते थे, मोहब्बत करते थे। परिहान को भी छोड़ दिया था। वो तो बचपन से साथ थी, इन्हें भी बेचैन किया, खुद भी बेसुकून रही। मगर अब दिल में घर वापस लौटने की ख्वाहिश शिद्दत से पकड़ी थी। हर दिन पहले से ज़्यादा अच्छा ही था, किसी नुकसान से पहले वो लौट जाए। मोबाइल में नंबर्स तो अब भी मौजूद थे। इसने मोबाइल उठाया और खाली नज़रों से देखा। इस मोबाइल का इसे कोई फ़ायदा नहीं था, ना पैकेज था ना बैलेंस। वापस लौट जाने को दिल कर रहा था मगर कॉल कैसे करें? अभी दिन का आखिरी हिस्सा बाकी था। वो एकदम जैसे कुछ सोच कर उठी और अपना हिजाब पहनकर हॉस्टल से निकली। करीब मार्केट में जाकर बैलेंस करवाने का सोचा। हदीर का घर या ईसा का अपार्टमेंट, दोनों जगह वो इतने ही दिन रही थी मगर एड्रेस मालूम नहीं था और रास्ता याद नहीं था। मार्केट के पास किसी के एक्सीडेंट की वजह से शोर और रश हो रहा था। खून से लथपथ कोई लड़की रोड पर पड़ी थी। पूर्वा को खौफ से दिल बंद होने लगा। उल्टे कदमों से वापस लौटने की कोशिश की। कदम रखती कहीं थी, जाते कहीं थे। सर चकरा रहा था। रोड के पास दीवार का सहारा लिए गहरे गहरे सांस भरती खुद को परसुकून करने लगी। शाम ढले वापस हॉस्टल लौटी तो तबीयत मकदर हो रही थी। बिस्तर पर गिर कर रोने लगी। ऐसा लगा जैसे वापसी का हर रास्ता बंद हो गया हो। अब चाहे भी लौट नहीं सकती, न बात कर सकती थी। हालांकि रास्ते खुले थे, दिमाग बंद हो रहा था। वो चाहती तो वार्डन से कह कर या किसी लड़की से मोबाइल लेकर कॉल कर सकती थी, हदीर को, मूसा को या ईसा को। वो सोचने समझने की सलाहियत गंवाए बिस्तर पर पड़ी रोती रही। सुबह उठकर उससे बैलेंस करवा लेना था, फिर कॉल करके बात कर लेगी, एड्रेस पूछकर घर चली जाएगी, सुबह सब कर लेगी। वो सोचते सोचते सो गई। इस रात इसके सो जाने के बाद जब वो लड़कियां लौटी तो हाथ में हमेशा की तरह पैसे नहीं थे। चेहरे पर घबराहट थी जैसे किसी बड़े नुकसान से बची हो। इस रात वो लड़की अपनी किस्मत का अजियतनाक दरवाज़ा खटखटा कर लौटी थी। क्या खबर इनके हिस्से की मुसीबत कंबल में छुपकर बच्चों की तरह सोए इस नाजुक वजूद को भी अपने लपेट में ले ले। दरवाज़ा जोर से बजने की आवाज़ पर पूर्वा घबरा कर उठी तो कमरे में बाकी तीन लड़कियां भी बौखलाई हुई उठी बैठी थी। अभी वो कुछ समझती या उनसे कुछ पूछती कि दरवाज़ा धड़ाम से टूट गया और अंदर दाखिल होती दो लेडी कांस्टेबल को देखकर चारों के रंग फक हुए। तलाशी लो इन सबकी सामान की। दरवाजे पर खड़े एक पुलिस वाले ने सख्ती से कहा। इनके सामान को बेदर्दी से उलटते पुलटते अलमारियां छानी जा रही थी। चीखों और रोने की आवाज़ें बता रही थी। हर कमरे की ऐसी ही तलाशी ली जा रही थी। पूर्वा साकित सी सब देख रही थी जब अचानक एक लेडी कांस्टेबल ने अलमारी के बिल्कुल नीचे से कपड़े हटाए तो सफ़ेद पाउडर बरामद हुआ। सर सामान मिल गया। 4 लड़कियां हैं इस कमरे में। इस औरत ने अपनी सख्त संजीदा आवाज़ में कहा। ले चलो सामान भी और इन चारों को भी। इनके मोबाइल जब्त कर लो। हुक्म मिलते ही पूर्वा समेत बाकी तीनों को खींच कर बाहर ले जाया गया। बाकी रूम से लेडी पुलिस निकल कर वापस जा रही थी, यानी इनकी तलाश मुकम्मल हो गई थी। पूर्वा का दिमाग बंद होता जा रहा था। इसके साथ क्या हो रहा था इसे कुछ समझ नहीं आई। इन्हें वार्डन के रूम में बैठे पुलिस ऑफिसर तक लाया गया। बाकी तीनों ने मजामत की जबकि पूर्वा बेजान पत्थर के मुजस्मा की तरह साकिन थी। हमने कुछ नहीं किया। क्यों लाए हो हमें? एक लड़की ने हिम्मत करके चीखते हुए पूछा। सर क्या मैं वजह जान सकती हूँ? मुझे इनके घरों में जवाबदाह होना होता है आखिर। वार्डन ने तहमिल से सवाल किया तो पुलिस ऑफिसर तंजिया मुस्कुराई। हमने कुछ घंटे पहले एक क्लब पर रेड की थी। वहाँ लड़कियों की ड्रग्स दी जाती है और इन सब जिस्म फरोशी का काम लिया जाता है। कुछ लड़कियां भागने में कामयाब हो गई थी, जिनमें से 3 भागकर आपके हॉस्टल आई थी। हमने ट्रेस कर लिया तो पहुंच गए और सबूत के तौर पर ये रही वो ड्रग्स जो ये इस क्लब से लेती रहती थी। ऑफिसर की बताई तफसील पर बाकी तीनों को साफ सुन गया जबकि पूर्वा को झटका लगा था। वार्डन ने कराहत भरी नजरों से उन्हें घूरा। मैं किसी क्लब नहीं गई, मैं ड्रग्स नहीं। इसका हलक खुश्क हो रहा था। घबरा कर मध्यम आवाज में बोली तो पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ मतवजा हुई। सफ़ेद कॉलेज यूनिफॉर्म में नाजुक सी कम सीन लड़की बाकी 3 की निस्बत वाकई मासूम लग रही थी। अभी पूछ लेते हैं, कल तुम बाहर गई थी या नहीं? अगर तुम्हारे हॉस्टल रहने की गवाही मिल गई तो छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद पर पूर्वा का रंग फीका पड़ गया। इनके करीब रूम्स वाली लड़कियों से सवाल किया तो इनके मुताबिक चारों ही कल हॉस्टल से बाहर निकली थी मगर पूर्वा जल्दी वापस आ गई थी और वो बाहर ज़्यादा नहीं निकलती। यही गवाही वार्डन ने भी दी। ठीक है, मगर फिर भी थोड़ी तफ्सील का सामान करना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर निकली थी और कहाँ गई कोई पता नहीं। जो बेकसूर होगा उसे वापस छोड़ दिया जाएगा। वो नाक पर से मक्खी उड़ाकर बोले और इन्हें पुलिस स्टेशन ले गए।
ये पूर्वा की जलालत भरी जिंदगी का निहायत बदतरीन तजुर्बा था। इसे दिल में हानिया से पहली बार शदीद गिला हुआ था, जिसने दोस्ती का हक निभाते हुए अपनी तरफ से इसे महफूज किया था। यूं कि पहले सिम तोड़ दी थी, फिर इसके मोबाइल से चंद नंबर्स निकाल कर अपने एक पुराने मोबाइल में सेव करके मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बकुल ऑन रहने वाले मोबाइल से भी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। वो इसे समझाकर वापस भेजने की बजाय सारे रास्ते ही बंद कर गई थी। दोस्ती ये तो हरगिज नहीं होती थी कि दोस्त गलत करे तो साथ दिया जाए। समझदारी ये थी कि उसे समझाकर हालात से आगाही दिया जाती। जज्बातीपन में घर छोड़ने वाली पूर्वा के रोंगटे खड़े हो गए थे। काश वो घर से ना निकलती, काश वो ऐसा ना करती, काश दिल में गुड़ गया था। पुलिस स्टेशन में आते ही जाते लोगों की नजरें, फिर तफ्तीशन में पूछे जाने वाले सवालात पर इसे रोना आया था। कब से बेच रही हो अपना जिस्म, कितना पैसा मिलता है, क्या घर वालों की इज्जत का कोई पास है, या घर वाले भी ऐसे कारोबारी हैं? जब ये पूछा गया तो अंदाजा हुआ सना बेगम के अल्फाज तो कुछ नहीं थे, वो तंज और नफरत तो बहुत कम थी। वो तीनों शोर मचा रही थी, रोना धोना और झूठी सफाइयाँ। जबकि पूर्वा, जो कॉलेज से आने के बाद लड़कियों की बातों से यूनिफॉर्म तक बदलना भूल गई थी, रात देर तक रोते सोती हुई रही और सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही जलालत हासिल हो गई। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कभी ऐसी जगह नहीं गई। आंसू बहाती वो हर सवाल के जवाब में यही जुमले दोहरा रही थी। न क्लब्स के नाम पता थे, न ड्रग्स की कीमत। सख्ती से सवालात हुए और तमस्कर भरी गहरी नजरों से इसका वजूद सर्द हो रहा था। शक्ल देखो अपनी, कैसे 12 बज रहे हैं। आगा जान की तनफी निगाहों पर ईसा ने बेचैनी से पहलू बदला। आज आया था वो इतने दिनों बाद, तब से सबकी ही नजरें इस पर जमी थी। सना बेगम इसकी जाने के लिए क्या क्या खाना बनवा रही थी। काफी बदल गया था, संजीदा और बर्दबार सा। ना मुस्कुराहट थी चेहरे पर, ना आंखों में हर वक्त चमक शौकी। कुछ कमजोर सा लग रहा था। आगाजान ने खफा होने लगे। ठीक हूँ आगाजान, बस जॉब की वजह से, वाहिस्तगी से बोलता हुआ बोदा सा बहाना पेश कर रहा था। तो तुम्हारे कौन से बच्चे भूखे मर रहे हैं जो इतनी दिन तक रात मेहनत कर रहे हो? सारी मामला पता चल चुका है मुझे। लड़की नहीं मिल रही है और तुम औरतों की तरह गम में घुले जा रहे हो। आगाजान के तंज़ जुमले पर ईसा ने नाराजगी से उन्हें देखा। लड़की नहीं है वो, मेरी निकाह में है और जाने किस हाल में है। आप क्या चाहते हैं? बेगैरत बनकर जिंदगी जीता फिरूं? इसके जुमलों पर वो घूर कर रह गए। हाँ, तो गैरतमंद बन के हिफाजत करनी थी ना। बैठे बैठे बिना पूछे निकाह कर लिया और ऊपर से बकवास कर रहे हो मेरे आगे। शुक्र करो तुम्हारी हालत पर तरस खाकर सवाल नहीं कर रहा इससे छुपे हुए निकाह का। आगाजान की घुरियों पर वो बेचारगी से उन्हें देखने लगा। क्लास तो अब भी लग रही थी। खानदावर की बीवी इस वक्त रबाज को ले आ गई। ईसा ने मुस्कुराकर इनसे इस गोल मटोल छोटे साइज के जीन को थामा, जिसकी आंखें चारों तरफ में घूम रही थी। आगाजान सब भुलाए उसे देखने लगे, जो ईसा की गोद में आते ही गौर से उसे देख रहा था। अभी देखना पहचानना नहीं पाएगा तो चीखेगा क्या? चीखेगा। जाने ये चीखे मारने की आदत किसने ली है। कान सुन कर देता है। आगा जाने से आगा करते जब इनकी बात की एहतदाम से पहले वो हाथ पाँव चलाता जोर जोर से चीखने लगा। ईसाई टक उसे देख रहा था। छोटे से जख्म पर बारीक चीखों से फ्लैट सर पर उठा लेने वाली पूर्वा की शिद्दत से याद आई थी। आगा जान ने उसे रबाज को थाम कर चुप करवाने लगी। मुस्कुराकर रबाज को देखती खानी बेगम ने हैरत से ईसा को गुमसुम कैफियत में देखी। सब ठीक है? इसके पूछने पर वो चौंका। ओह जी, ये बहुत क्यूट है वैसे। वो खज्जल सा होकर रबाज की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो पूरी तेज रफ्तारी से टांगे चलाता अब जाने क्या राजो न्याज कर रहा था। मुठ्ठियां कभी भींच लेता, तब एक खोलता, तेजी से सर हिलाता, किसी बड़े आदमी की तरह बातें कर रहा था। ईसा दिलचस्पी से उसे देख रहा था। इसकी शहद रंगा कांच सी आंखों में दुनिया जहां की रोशनी भरी हुई थी। गाल निहायत सुर्ख थे। आगा जान दुनिया से बेखबर हो चुके थे। बस हाथ में उछलता हुआ बोलता गुड्डा था और उसे पूरी तवज्जो से देखते और सुनते हुए आगा जान अचानक की बातें करते रब्बास ने रोना शुरू कर दिया। इसकी तबीयत आज कुछ ज़्यादा ख़राब है, बार बार रो रहा है, बुखार हो रहा है उसे। खानी बेगम ने उसे थाम कर चेक किया। सुर्ख टमाटर जैसी गालों वाला रब्बास चुप होकर इन्हें सीने लगाकर बात समझ आ रही है, जैसे बात की समझ आ रही हो। तो ले जाते ना चेकअप के लिए। ईसा ने फिक्रमंदी से देखा। जब वक्फे वक्फे से रो भी लेता, मगर जब चुप होकर थोड़ी देर बातें भी कर लेता। आराम नहीं आया तो पहले बताया देते। कब से बच्चा तंग हो रहा है? खान यूसुफ भी परेशान हो गए। अभी वो यही बात कर रहे थे जब खान आज़ार के साथ खाना आ गया। ईसा को देखकर खुशदिली से मिला। इसे हाल हवाल लेता रब्बास की तरफ मतवज्जा हुआ, जिसे खान आज़ार उठाकर प्यार कर रहे थे, मगर वो रोने की तैयारी में था। इसने बढ़कर इनसे लिया तो वो गला फाड़ कर रोने लगा। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या बात है मेरी जान? उसे सीने से लगाकर थपकते हुए वो तफक्कर से बोला। इसे बहुत बुखार हो रहा है, शायद सर्दी लगी हुई है। मैंने दवा तो दी थी, तब ज़रा ठीक हो गया था, मगर अब फिर से तप रहा है। खानी बेगम ने बताया तो परेशान हो गया। ईसा उठ गया। इसे ले चलते हैं लाला, चेकअप करवा ले। शाम है अभी तो रात कैसे गुजारेगा? इसकी बात पर खानजादा ने सर हिलाया, उसे चेकअप के लिए ले गए।
मौसमी बुखार था। डॉक्टर ने चेकअप के बाद इंजेक्शन लगा दिया और सर्दी से बचा कर रखने की ताकीद की। इसे लेकर लौटा तो कमरे में जाकर सलाम करते ही आदत के मुताबिक परिहान के पास लिटा दिया और खुद फ्रेश होने चला गया। रब्बास ने पीछे फिर से रोना शुरू कर दिया। शदीद बुखार की बेचैनी थी कि उसे आज माँ के पास लेटकर बातें करने भी मजा नहीं आया। वो तेजी से कपड़े पहनता जब तक बाहर आ रहा था। रब्बास चुप हो चुका था। सामने का मंजर देखकर खानजादा रुक गया। परिहान उसे उठाकर सीने से पीछे बेआवाज रो रही थी। वो कमीज के बटन बंद करता खामोशी से उन्हें देख रहा था। जाकर बाल ब्रश किए, लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। आखिर परिहान के दिल बच्चे के लिए पिघल ही गया। बीमार तो वो पहले भी हो जाता था, मगर अब शायद वो इसे नज़रअंदाज करके थक चुकी थी। रब्बास माँ के सीने से लगा सुकून से सोने लगा। वो बेड पर उसके सामने बैठकर देखने लगा। परिहान ने भराई आंखें उठाकर उसे देखा, बैठे हुए खानजादा को देखा। उसे क्या हो रहा है? ये गर्म है बहुत। वो सिसकती हुई परेशानी से बोल रही थी। वो बेसाख्ता उसकी तरफ झुकता इसकी भीगी आंखों को चूम गया। परिहान ने झिझक कर आंखें मीच ली। इसे फीवर हो रहा है, मगर चेकअप करवा लिया है, इंजेक्शन लगाना है डॉक्टर ने, ठीक हो जाएगा। उसके कंधे पर सर लटका था। सोते रब्बास को उसने संभाल कर परिहान की गोद में सुला दिया। करीब पड़ा ब्लैंकेट उठाकर इस पर डाला और नरमी से बताते हुए रब्बास पर झुककर इसके सुर्ख होते गाल चूमने लगा। पीछे हुआ तो परिहान ने बेसाख्ता गोद में सोते रब्बास को खुद से लगा लिया। इसे तकती नरमी से सुनहरी बालों को थामे हटा रही थी। शायद वो आज पहली बार इतनी मोहब्बत और तवज्जो से बेटी को देख रही थी। वो बेटे में गुम थी और सामने बैठा खानजादा इसमें खोया हुआ था। वो अब भी उदास थी, मगर आज कुछ नॉर्मल लग रही थी। जब रात गए खाना वगैरह खाकर वो कमरे में आया तो परिहान रब्बास को सीने से लगाए लेटी हुई थी। खुद खाना खा लिया था और आज तो रब्बास को भी फीडर खुद पिलाया था। वह आकर लेटा तो वो करवट बदलती बेटे को भी दूसरी जानिब कर गई और खुद भी इसकी जानिब पुश्त करती खानजादा को हैरान कर गई। वह इसे धोखेबाजी पर उसे घूर कर रह गया। यानी बेटा मिला था तो अब इसकी ज़रूरत नहीं रही थी। और वो छोटा सा गुड्डा जैसे रोज़ाना बाप सुलाता था, आज बेवफाई किए सुकून से माँ के पास सो रहा था। तुम दोनों बहुत बेवफा हो। जब तक मेरी ज़रूरत होती है तुम मुझसे लपेटे रहते हो। जहाँ एक दूसरे का सहारा मिला मुझसे रुख फेर लिया। इसे करीब लेट कर दोनों पर लिहाफ ठीक किया और गफ़ी से बड़बड़ाते हुए परिहान को सुनवाया। जानता था वो जाग रही है और सुन भी रही है, लेकिन परिहान ने ना रुख फेरा ना ही उसे कोई जवाब दिया। मुझे धोखेबाजों से अपना हक छीनना भी आता है। वह उसके करीब होता दोनों को अपने हसार में लेकर संजीदगी से बोला। परिहान ने चेहरा मोड़ कर उसे गुस्से से देखते हुए कुछ कहना चाहा, जब वो होठों पर उंगली रख कर चुप करवा गया। रब्बास सो रहा है, जाग जाएगा, सुबह लड़ लेंगे। इसने सरगोशी की तो वो लब भींच दी, चेहरा मोड़ गई। खानजादा ने मुस्कुराहट दबाई, इसके बालों पर लब रखकर इसे खुद में समेटा और एक हाथ रब्बास पर रख लिया। जिंदगी जैसे मुकम्मल हो गई थी। रात का एहतताम था जब इन्हें थाने में लाकर तफ्तीशीन की गई। जैसी तमस्कर भरी जिस्म के आर पार होती नजरें थी और जैसे सवालात थे, पुरवा के हवास जवाब देने लगे। इनके अलावा भी एक बड़ी तादाद में लड़कियां और लड़के मौजूद थे। बोल्ड बेहुदा लिबास पहने वो लड़कियां जो क्लब से अरेस्ट करके सीधी यहाँ लाई गई थी। इस सब की हालत ख़राब थी, मगर पूर्वा की तो ज़िंदगी जैसे यहीं ख़त्म होने को थी। सबसे कम सीन और हैरान परेशान सी, ना सवाल समझ पा रही थी ना जवाब जानती थी। डालो इन्हें जेल में, जब तक हॉस्टल वाली चारों लड़कियों को ऐसा टेस्ट जिससे पता चले कि बंदा ड्रग लेता है या नहीं नहीं ले लेते, इनको भी साथ रखो। जेलर की खरत आवाज़ पर वो नजर उठी। एक पुलिस वाला जो बगौर पूर्वा को देख रहा था चौंक सा गया। जल्दी से एक तरफ होता मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल मिलाने लगा। रुको एक मिनट, ये सब क्या है? इस लड़की को मैं जानता हूँ, ये यहाँ कैसे? एसपी के साथ खड़े सूट बूट मर्द ने चौंक कर सवाल किया तो एसपी ने पुलिस वालों को रोक दिया। शाह साहब, क्लब में रेड के दौरान पकड़ा है इन सबको। ड्रग्स लेते हैं और जिस्म फरोशी का काम किया जाता है वहाँ। एसपी ने तफसील से आगाह किया, जबकि आदम शाह की नज़र तो पुरवा पर जमी थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म में बिल्कुल सफ़ेद पड़ती खुशबू होठों वाली पुरवा, जो इस वक्त बिल्कुल हवास में नहीं थी मगर सब में नुमाया लग रही थी। इसे राह करो एसपी, ये ऐसी नहीं है। इसे रिहा करो एसपी, ये ऐसी नहीं है। चाहो तो मेरी तरफ से बाकायदा जमानत ले लो। आदम शाह ने नजरें पुरवा पर जमा कर कहा। अरे कैसी बातें करें शाह साहब, ले जाइए आप। इस सब के लिए माजरत, और इन्हें तो शायद किसी हॉस्टल से लाया गया है। एसपी ने जल्दी से माजरत करते हुए वजात दी। आदम शाह खबासत से मुस्कुराया। पुरवा केस से अलग हो गई, इसका मोबाइल भी दे दिया गया। इसे लेकर वो थाने से निकला और मुसलसल रोती इसकी मशकूर हो रही थी। थाने आने की जिल्लत तो उठा ही चुकी थी, तफ्तीशन के सवालात भी जेल झेल गई थी। कुछ देर तक डोप टेस्ट में जब इसकी बॉडी से ड्रग का निशान ना मिला तो इसे वैसे भी हॉस्टल से पहुंचा दिया जाता था, मगर वो इस सब से बेखबर आदम शाह की मशकूर हो रही थी। अरे इतना शुक्रिया मत करो, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे अंकल का फ्रेंड हूँ, हम एक बार मिल भी चुके हैं। आओ अभी मेरे साथ चलो, फिर मैं बाद में आराम से तुम्हें घर छोड़ दूंगा।
वो शराफत का मुजाहरा करके बोल रहा था। पूर्वा नहीं पहचानती थी, ना उसने उसे जान पहचान से गर्ज थी। इसके लिए इतना काफ़ी था कि उसे बचा लिया गया था। अंकल, मुझे बस एक कॉल करनी है। वो कांपते हाथों से मोबाइल ऑन करने की कोशिश करती बोल रही थी। थाने की घुटन-ज़दा और ज़िल्लत भरे माहौल से निकलकर ना ज़बान काम कर रही थी ना हाथ। अभी तुम ठीक नहीं हो, बाद में कॉल कर लेना। इसके हाथ से मोबाइल लेकर वो सुकून से बोला और एक नज़र बचाकर मोबाइल दूर फेंक दिया। गाड़ी का डोर खोलकर उसे गाड़ी में बिठाया और खुद भी दूसरी तरफ से बैठता गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। चेहरे पर इतने वक्त बाद कामयाबी हासिल होने की चमक थी। इसके इलीगल साइड बिजनेस का एक ऐसा काम था जो इतना ज़रूरी भी नहीं था। इसके लिए जब इसे थाने अर्जेंट बुलवाया गया तो वो मजीद बदमज़ा हुआ। अभी सुबह का सवेरा भी नहीं फैला था जब इसे पुलिस स्टेशन से आना पड़ा था, मगर अब वो खुश था। मूड अच्छा हो गया था। एक नज़र समेट कर सीट पर बैठी पूर्वा को गहरी नज़रों से रोते देखा और गाड़ी का रुख अपने अपार्टमेंट की जानिब मोड़ लिया। ईसा रात आंखों में काटता बेचैनी से करवट बदल रहा था। सुबह फजर के बाद कमरे से निकला और हवेली की पिछली जानिब वाले बाग में परसुकून खामोश माहौल में वॉक करता मोबाइल में मौजूद पूर्वा की पिक्चर देखता खुद को सुकून पहचाने की कोशिश करने लगा। उसकी यादें अब अक्सर शिद्दत से हमलावार होने लगी। बाल माथे पे बिखरे थे, नीली आंखों में रत जगों के सुर्ख डोरे तहरे थे। मर्दाना सिया खद्दर के कुर्ता शलवार में दराज सरापा वो शफाफ रंगत नुमाया हो रही थी। कंधों पर सियाह शॉल डाली हुई थी। सुबह सादिक की नीली रोशनी में वहां चलना असाब को परसुकून कर रहा था। इसकी नज़र सामने पड़ी तो ठिठका। अदब खान तेजी रफ्तारी में अपने कमरे से निकलता इजलत में जैकेट की जिप बंद करता रहा था। बाजू पर शॉल लटक रही थी। बिखरे बाल बता रहे थे अपनी नींद से जागा गया है। अदब खान, रुको, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? ईसा बेसाख्ता आगे बढ़कर इसके पास पहुंचा। वो जानता था अदब खान का कोई अपना नहीं। इसका हर काम हर जल्दी सिर्फ खानजादा हदीर के लिए होती है। गुड़िया की खबर मिली है छोटे खान, हमें जल्दी शहर निकलना होगा। अदब खान ने शॉल ओढ़ते हुए बताया। गुड़िया? पूर्वा का पता चला क्या? ईसा के आवाज़ बेदार हुए। बेताबी से पूछता इसके हम कदम हुआ। अदब खान ने हाँ में सर हिलाया। मैं भी चलूंगा, बताओ कहाँ है वो? ईसा ने खड़े खड़े फैसला किया। वो इसके साथ सिंहा गाड़ी में बैठ गया। अदब खान जल्दी में था। बहस करने के बजाय खामोशी से सर हिलाता गाड़ी स्टार्ट करके बरक रफ्तारी से हवेली का फाटक क्रॉस कर गया। पुलिस स्टेशन में है। किसी हॉस्टल से ड्रग्स के इल्ज़ाम में लड़कियां गिरफ्तार हुई है, इनमें वो भी शामिल है। मैंने इनकी तस्वीर हर जगह फैला रखी थी। शुक्र है हमारे इलाके के एक पुलिस वाले ने उन्हें पहचान लिया। अदब खान ड्राइविंग करते हुए तफसील से आगाह कर रहा था। इसकी ड्राइविंग तो हमेशा से बेहतरीन थी। हवा जैसी तेज रफ्तार, ऊंची तरशे रुस्तों पर भी लड़खड़ाने नहीं देता था गाड़ी। ईसा तफसील सुनकर शॉक्ड हुआ। इसके इतने वक्त बाद खबर मिली थी, वो भी कहाँ से? क्या वो ट्रक लेने लगी थी? पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी वो? कैसे लाई गई होगी? किस हाल में होगी? सोच कर ही इसके हवा स्लिप हो गए थे। बेबस सा सर हाथों में डाल बैठा। अदब खान ने मोबाइल पर फिर से कॉल आ रही थी। इसने कॉल अटेंड करके स्पीकर ऑन किया तो तवज्जो पूरी ड्राइविंग पर थी। अदब खान साहब, बीबी जी को कोई जमानत करवा के ले गया है थाने से। हमको अभी पता चली ये बात। वही पुलिस वाला था शायद। ईसा सर उठाकर स्क्रीन को तकने लगा जबकि अदब खान के माथे पर बल पड़े। कौन ले गया? किसने जमानत करवाई? अदब खान ने सर खरत लहजे में सवाल किया। कोई अदम शाह आया हुआ था, वो जानता था बीबी जी को, इसने जमानत करवाई। स्पीकर से आवाज़ उभरी थी। अदब खान उलझ गया। अदम शाह कौन था आखिर? वो कैसे जानता था? क्यों जमानत करवाई? परेशान बैठे ईसा के जहन में झमाका सा हुआ। अदम शाह आयरा शाह का चचा जात कज़न और हस्बैंड? मैं जानता हूँ उसे, अदम शाह को। मैं एड्रेस लेता हूँ अदब खान से। ईसा ने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला, आयरा का नंबर तलाशा और उसे कॉल मिलाई। हेलो, आयरा की नींद में डूबी आवाज़ उभरी। आयरा, इट्स मी ईसा खान, वो जल्दी से बोल रहा था। अदब खान ने रोड कदरे सीधे होते ही रफ्तार मजीद बढ़ा ली थी। ईसा खान, क्या हुआ आपने इतनी सुबह? अभी वो हैरत से बोल रही थी जब ईसा ने बात काटी। आयरा, तुम्हारा हस्बैंड अदम शाह कहाँ है? मुझे इससे मिलना है प्लीज़, इट्स अर्जेंट। वो तेज़ी से बोलता आयरा को ठिठका गया। वो तो घर पर नहीं, सुबह कहीं गए थे। आई डोंट नो कहाँ गए और कहाँ हैं, अभी तक नहीं आए। आयरा ने हैरत में डूबी आवाज़ में उसे बताया। कॉल हिम प्लीज़। वो कहाँ है? पता करो, बताओ, अभी बताओ। ईसा का लहजा बता रहा था मामला संजीदा है। आयरा ने बिना मजीद सवाल के कॉल काट दी। ईसा ने गहरा सांस भरकर सीट की पुछ से सर टिका दिया। अदब खान के भी लब भींचे हुए थे। अदम शाह जाने कौन था और कैसे जानता था पूर्वा को? इसका जमानत करवा के ले जाना भी इन्हें बेसुकून कर रहा था, मगर एक इत्मीनान था कि कम से कम वो जिंदा तो है, खबर तो मिली, कोई सुराग तो हाथ लगा। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।